नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। सेलेस्टियल रेस्टोरेंट में लिन फैंग एक मेज पर बैठा हुआ विचारों में डूबा हुआ पे पी रहा था। उसे अपने पवित्रता पत्थरों को इकट्ठा करने के लिए ड्रीम पवेलियन जाने की कोई जल्दी नहीं थी। ड्रीम पवेलियन इतनी जल्दी गायब होने वाला नहीं था। क्या आपने सुना है कि हाल ही में सेलेस्टियल नदी में एक खजाना प्रकट हुआ है? एक मधुर आवाज ने कहा। इसने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। हाल ही से आपका क्या मतलब है? कितने समय पहले? मैंने ये भी सुना है कि यहाँ एक खजाना है लेकिन किसी ने उसे नहीं खोजा है। ऐसा कैसे हो सकता है? इससे लोग बातें करने लगते और खबर फैल जाती। सेलेस्टियल रिवर में हर कोई इसके बारे में बात कर रहा होता। खबर बहुत तेजी से फैल जाती। बात बस इतनी सी है कि यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। हर खजाना अलग होता है, हर खजाने पर एक जैसी प्रतिक्रिया नहीं होती। ये दोनों लोग हाल ही में फैली अफवाहों पर कानाफूसी कर रहे थे। वे और भी जोर से बोल रहे थे मानो उन्हें डर हो कि दूसरे लोग उनकी बातचीत सुन न लें। खजाना? क्या प्राचीन ड्रैगन कड़ाही को खजाना माना जा सकता है? लिन फैंग ने मुस्कुराते हुए और सिर हिलाते हुए कहा। लिन फैंग। उसी क्षण किसी ने उसका नाम पुकारा जिससे लिन फैंग चौंक गया। उसने नीचे देखा तो उसे लैन जियाओ दिखाई दी। लिन फैंग को शक हुआ, आखिर वह क्या चाहती थी। लिन फैंग। रेस्टोरेंट में मौजूद लोग स्तब्ध रह गए। उन्होंने लैन जियाओ की नज़र का पीछा किया और लिन फैंग को देखा। क्या वह लिन फैंग था? क्या वह वही प्रतिभाशाली व्यक्ति था जिसने बिंग युआन को मारा था और एक ही तलवार के वार से लेंग यू को पराजित किया था? लान जियाओ पहली मंजिल पर गई और लिन फैंग की ओर चल पड़ी। अब वह गुस्से में नहीं थी। उसके चेहरे पर फिर से मोहक मुस्कान आ गई थी। लान जियाओ लिन फैंग की मेज की ओर चली और बोली, लिन फैंग, क्या तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो? लिन फैंग ने अपना सिर उठाया, लैन जियाओ की ओर देखा और उदासीनता से कहा, आज तुमने ज्यादा कपड़े पहने हैं, अब तुम्हें अपना शरीर दिखाने का मन नहीं है। तुम? लैन जियाओ गुस्से से भर उठी। उसकी आंखों में क्रूरता झलक रही थी। ये सुनकर बाकी लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे? कितना कमीना है। लिन फैंग, मेरे पास तुम्हारे 20,000 मध्यम गुणवत्ता वाले शुद्धता के पत्थर हैं। लैन जियाओ ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। लिन फैंग उसका मजाक उड़ा रहा था, इसलिए वह उसे सबक सिखाना चाहती थी। इन्हें मुझे सौंप दो, लिन फैंग ने अपनी ड्रिंक की चुस्की लेते हुए बेपरवाही से कहा। लैन जियाओ एक बार फिर अचंभित रह गई। क्या तुम्हें लगता है कि यह इतना आसान होगा? लैन जियाओ ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। लिन फैंग ने धीरे से अपना सिर उठाया और कहा, क्या ड्रीम पवेलियन इसी तरह से अपने मामलों को संभालता है? यह मेरा तरीका है और इसका ड्रीम पवेलियन से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको अपने पवित्रता के पत्थर चाहिए तो आपको मुझे खुश करना होगा। लैन जियाओ ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। लिन फैंग उसे टकटकी लगाकर देख रहा था और उसके चेहरे पर बिल्कुल भावहीनता थी जिससे लैन जियाओ असहज महसूस कर रही थी। मुझे दे दो, लिन फैंग ने बर्फीली ठंडी आवाज में कहा। ठंडी ऊर्जा ने लैन जियाओ के शरीर को घेर लिया। उस निर्मम भाव ने लैन जियाओ की मुस्कान छीन ली। उसने दांत पीसते हुए कहा, अगर मैं तुम्हें ये न दूं तो क्या होगा? अगर तुम मुझे ये नहीं दोगे तो? लिन फैंग ने एकदम ठंडे लहजे में कहा। वह खड़ा हुआ और भी ठंडी ऊर्जा छोड़ते हुए बोला, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम सोच समझकर फैसला करो। लान जियाओ खाली निगाहों से लिन फैंग को घूर रही थी। उसका चेहरा लाल हो रहा था। लिन फैंग की आंखें सिकुड़ गईं। वह लान जियाओ के चेहरे के हाव भाव को समझ नहीं पा रहा था। आखिर इसका क्या मतलब था? उस औरत ने रात में उस पर मायाजाल का प्रयोग किया था। उसने उसे डराने की भी कोशिश की थी। इन सब बातों से लिन फैंग के मन में घृणा उत्पन्न हो गई। अब उसका उससे बात करने का मन नहीं करता था। और फिर उसी क्षण वह उसके पास आए और उसे उसके पवित्रता के पत्थर न देने की धमकी देने लगी। लिन फैंग को यह सब बेहद परेशान करने वाला लगा। लिन फैंग, तुम बड़े ही कमीने हो, लैन जियाओ ने लिन फैंग की मेज पर एक छोटा सा थैला फेंकते हुए कहा। तुरंत बाद वह मुड़कर चली गई। लान जियाओ को लिन फैंग से नफरत होने लगी थी। रात में उसने उस पर 1000 बुरी शक्तियों का प्रयोग किया था लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। अभी अभी वह लिन फैंग को उसके पवित्रता के पत्थर देने के लिए रेस्टोरेंट गई थी। वह बस उसे चिढ़ा रही थी। लिन फैंग से माफी मांगना चाहती थी लेकिन उसने तुरंत उसे धमकी दी और ठंडी ऊर्जा छोड़ी, मानो वह उससे बात करने में समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। लान जियाओ का दिल दर्द से भर गया। उसके आने का एक और मकसद भी था। वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहती थी लेकिन असल में वह उसे चेतावनी देने आई थी। तू जियो लिन फैंग की तलाश कर रही थी। वह उसकी पशु शक्ति और अग्नि को छीनना चाहती थी। उसे डर था कि उसे लिन फैंग को ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और वह उसे सेलेस्टियल माउंटेन रेस्टोरेंट में पालेगी। लान जियाओ इस तरह से निकलते हुए मन ही मन लिन फैंग को कोस रही थी। उसे परवाह नहीं थी, उस कमीने को तो मर ही जाना चाहिए। तू जियो निश्चित रूप से लिन फैंग को मारना चाहती थी। लैन जियाओ लिन फैंग को लंबे समय से नहीं जानती थी लेकिन वह जानती थी कि वह कभी भी पशु शक्ति की अग्नि को नहीं सौंपेगा, इसलिए तू जियो उसे निश्चित रूप से मार डालेगी। तो मैं तुम्हें मरने दूंगी। लान जियाओ के मन में क्रूर विचार उमड़ रहे थे लेकिन हर विचार के साथ उसके कदम धीमे होते जा रहे थे। फिर वह रुक गई। वह असमंजस में थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्या लिन फैंग को तू जियो के हाथों मरते देखना बुरा नहीं होगा? लैन जियाओ ने सोचा। फिर वह धीरे से मुड़ी। वास्तव में वह लिन फैंग को इस तरह मरते नहीं देखना चाहती थी। वह तेजी से बड़े बड़े कदम बढ़ाते हुए लगभग दौड़ती हुई रेस्तरां की ओर वापस जाने लगी। वह लिन फैंग के सामने पहुंच गई। तुम फिर से आ गई। तुम्हें क्या चाहिए? लिन फैंग ने लैन जियाओ को देखकर कहा। वह हैरान था और समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या चाहिए। लान जियाओ ने दांत पीसते हुए लिन फैंग को घूर कर देखा और फिर कहा, तुम्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना चाहिए, कोई तुम्हें मारने आ रहा है। मुझे मारना चाहते हो? लिन फैंग ने हैरानी से कहा। फिर तुरंत मुस्कुराते हुए बोला, बहुत से लोग मुझे मारना चाहते हैं। इस बार मामला अलग है। ये तू जियो है, वह तुमसे पशु शक्ति की अग्नि छीनना चाहता है।
टू जियू लिंची स्तर के शिखर पर है। लिंची स्तर का कोई भी व्यक्ति उससे मुकाबला नहीं कर सकता। अगर तुमने उसे पशु शक्ति की अग्नि नहीं दी तो वह तुम्हें मार डालेगा। लैन जियाओ ने चेतावनी दी। लिंची स्तर के शिखर पर लिंची स्तर का कोई भी व्यक्ति उससे लड़ नहीं सकता, लिन फैंग ने फुसफुसाते हुए कहा। लिन फैंग ये जानने के लिए उत्सुक था कि क्या लिंग क्यू स्तर के शिखर का कोई साधक उसे मार सकता है यदि वह पशुसार अग्नि को सौंप न दे। जब लान जियाओ ने लिन फैंग को मुस्कुराते हुए देखा तो वह खुद को रोक नहीं पाए और चिल्लाए, तू जियू तुम्हें किसी भी समय ढूंढ सकता है। तुम्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना चाहिए वरना वह तुम्हें मार डालेगा। जब लिन फैंग ने लैन जियाओ की बात सुनी तो उसने अपना सिर उठाया और आश्चर्य से उसकी ओर मुस्कुराया। लैन जियाओ का वापस आकर उसे चेतावनी देना उसकी दयालुता थी। ऐसा लग रहा था कि उसने उसे गलत समझा था, लेकिन लिन फैंग को फिर भी उसका व्यवहार पसंद नहीं आया। मुझे माफ कर दो, लिन फैंग ने माफी मांगते हुए कहा। लैन जियाओ हैरान थी, वह कमीना इस मौके का इस्तेमाल माफी मांगने के लिए कर रहा था। जल्दी से यहाँ से चले जाओ कमीने, लैन जियो ने शाप देते हुए कहा। लिन फैंग बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। लिन फैंग ने धीरे से अपना सिर हिलाया और फिर बाहर से एक आवाज़ सुनी, जाने की कोशिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये संभव नहीं होगा। जब लान जियाओ ने वह बर्फीली आवाज़ सुनी तो उसके चेहरे के भाव एकदम सख्त हो गए। लिन फैंग का खेल खत्म हो चुका था। उस कमीने ने उसकी बात नहीं मानी और मौका मिलते ही भागने का विकल्प नहीं चुना। लिन फैंग, जल्दी इधर आओ, एक तेज आवाज़ गूंजी जिसने पूरे वातावरण को झकझोर दिया और लोगों के कानों को चीर दिया। रेस्तरां में मौजूद लोग चौंक गए। हैरानी की बात यह थी कि लिन फैंग की छवि के बावजूद कोई उससे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे कर सकता है। लिन फैंग भी हैरान था। टू जियू कौन था? वह इतना घमंडी क्यों था? लिन फैंग उठ खड़ा हुआ और चलने लगा। वह धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरा और फिर रेस्तरां से बाहर निकल गया। उस समय रेस्टोरेंट के बाहर बहुत से लोग मौजूद थे, लेकिन उनमें से अधिकतर दूर से ही देख रहे थे। वहां एक अकेला गंजा आदमी था जो आक्रामक और प्रभावशाली दिख रहा था। वह लिन फैंग को घूर रहा था और उसकी आंखों में तीक्ष्ण भाव थे। क्या तुम लिन फैंग हो? टू जियू ने ठंडे लहजे में लिन फैंग की ओर देखते हुए कहा। जी हाँ, लगता है कि हम दोनों दुश्मन नहीं हैं, है ना? लिन फैंग ने उदासीनता से कहा। सचमुच, हम दुश्मन नहीं हैं। मुझे लोमड़ी की आग सौंप दो, फिर यहाँ से चले जाओ और मैं ऐसा दिखावा करूंगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। टू जियू ने धमकी दी। लिन फैंग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। टू जियू लिन फैंग को ढूंढने आया था, उसका व्यवहार उसे राजसी और प्रभावशाली बना रहा था। लिंची स्तर का कोई भी उससे मुकाबला नहीं कर सकता था और वह जुवानची स्तर के साधक से भी नहीं डरता था। उसका पूर्वज भी शक्तिशाली था, इसीलिए वह इतना कठोर व्यवहार कर रहा था। तुम्हें पशु शक्ति की अग्नि चाहिए? लिन फैंग ने थोड़ा आश्चर्यचकित होकर कहा। फिर उसने ठंडे लहजे में कहा, मैंने बिंग युआन को मारते समय इस अग्नि को प्राप्त किया था। अगर तुम इसे चाहते हो तो मैं इसे किसी और चीज़ के बदले में तुम्हें दे सकता हूँ। अगर तुम्हारे पास कोई कीमती वस्तु है तो तुम इसे प्राप्त कर सकते हो। क्या तुम मुझसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हो? टू जियू ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा। सेलेस्टियल रिवर में लगभग कोई भी मेरी अवज्ञा नहीं कर सकता। लिंची स्तर के सभी लोग जो मेरा विरोध करने की हिम्मत करते हैं वे मर जाते हैं। मैं आपको इस पर विचार करने की सलाह देता हूँ। आप क्या पसंद करते हैं, अपना जीवन या सार अग्नि? जब भीड़ में मौजूद लोगों ने यह सुना तो उन्होंने अपना सिर हिलाया। कितना क्रूर और आक्रामक! वह व्यक्ति लिंची स्तर के शिखर पर था, जुवानची स्तर के नीचे वह जय था। इसके अलावा उसके पास सेलेस्टियल रिवर में अविश्वसनीय शक्ति थी, इसलिए उसे चुनौती देने की हिम्मत करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम थी। लिन फैंग ने हैरानीजनक रूप से टू जियू को उकसाने की हिम्मत की। अगर वह सार अग्नि सौंपने से इनकार करता तो दुर्भाग्यवश उसे अपनी जान गंवानी पड़ती। क्या तुम मरना चाहते हो या फिर तुम सार अग्नि को सौंपना चाहते हो? टू जियू ने लिन फैंग को विकल्प देते हुए कहा। लिन फैंग वहां शांति से खड़ा था। उसने टू जियू की ओर ठंडी नजर से देखा और कहा, जो भी मुझे मारने की धमकी देते हैं वे अक्सर मेरे हाथों मारे जाते हैं, जैसे बिंग युआन। तो अब तुम क्या पसंद करते हो, मेरी नजरों से दूर जाना या यहीं मर जाना? या तो चले जाओ या मर जाओ। सब लोग स्तब्ध रह गए। लिन फैंग ने न केवल टू जियू को कोई जवाब नहीं दिया था, बल्कि वह अपने विकल्प भी बता रहा था। वह शांत और बेपरवाह भी लग रहा था। लिन फैंग सेलेस्टियल रिवर में टू जियू को धमकी दे रहा था। क्या टू जियू वहां से जाना चाहता था या मरना चाहता था? ये तो वाकई बहुत दुस्साहस था। तुम मरने वाले हो, लिन फैंग के पीछे खड़ी लैन जियाओ ने कहा। लिन फैंग पागल हो गया था। बिंग युआन बहुत शक्तिशाली था और हिम पर्वत गांव का शिष्य था, लेकिन टू जियू उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था। वह लिंची स्तर के शिखर पर था। उसकी शक्ति जुवानची स्तर को भेदने के बेहद करीब थी। लिन फैंग न केवल शांत नहीं था, बल्कि वह टू जियू को धमकी भी दे रहा था। क्या वह मरना चाहता था? जैसा कि उम्मीद थी, जब टू जियू ने लिन फैंग की बात सुनी तो उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान आ गई। फिर उसने दुष्टता से कहा, तुम लिंची स्तर के पहले साधक हो जो स्वर्गीय नदी में मुझे धमकी देने की हिम्मत करते हो, इसलिए तुम्हारी मृत्यु क्रूर और दर्दनाक होगी। टू जियू ने हाथ हिलाते हुए कहा। उसकी मुस्कान बर्फ की तरह ठंडी और निर्मम लग रही थी। आह! टू जियू ने एक खूंखार जानवर की तरह दहाड़ा। तुरंत बाद उसका शरीर एक काली छाया में बदल गया और गायब हो गया। उसका दाहिना हाथ पंजे में बदल गया था और वह एक पैर पर संतुलन बनाने लगा। टू जियू के पंजे लिन फैंग की ओर बढ़ने लगे, जिनसे एक सफेद रोशनी निकली जिसने वातावरण को भर दिया। वह भयानक जानवर जैसा पंजा लिन फैंग को भेदने ही वाला था। यह पंजा अत्यंत तीव्र गति से लिन फैंग की ओर बढ़ा। यह आसानी से लोगों के मांस और मांसपेशियों को भेद सकता था। इसके संपर्क में आने से शरीर पर गहरे घाव हो जाते थे। लिन फैंग को टू जियू को नाराज करने के लिए मरना ही था, ये तय था। भीड़ में सन्नाटा छा गया। लिन फैंग ने देखा कि एक तेज और भयंकर पंजा उसकी ओर बढ़ रहा है। वह थोड़ा हैरान था। उसे ऐसा लगा जैसे वह उस समय किसी खूंखार जानवर, किसी चील जैसे जानवर का सामना कर रहा हो। वातावरण में अतिरिक्त आत्माएं प्रकट हुईं। वे सभी लिन फैंग की आत्मा के छोटे रूपों जैसी दिख रही थीं और उसकी हरकतों की नकल कर रही थीं। उसी समय इन सभी काली आत्माओं ने धीरे धीरे अपनी उंगलियां उठाईं और पंजे की ओर वार किया। इन आत्माओं से शक्ति का प्रवाह हुआ। लिन फैंग बच नहीं रहा था, बल्कि एक उंगली से ही हमला कर रहा था।
क्लिंग, वातावरण में एक हल्की धातुई ध्वनि गूंज उठी। जब पंजा लिन फैंग के हमले से टकराया तो वे दोनों कुछ कदम पीछे हट गए। तू जियू का हाथ अभी भी चील के पंजे के आकार में था, लेकिन उसकी हथेली के बीचों बीच खून की एक लाल बूंद थी। क्षण भर पहले लिन फैंग की उंगली बिल्कुल सटीक थी। इतना ही नहीं, वह तलवार की तरह आर पार हो गई थी। लिन फैंग के हाथ पर एक निशान था। हालांकि तू जियू के पंजे ने उसे छुआ तक नहीं था, लेकिन पंजे की ताकत ने उसके हाथ पर निशान छोड़ दिया था। इसके अलावा उसकी उंगलियां भी सुन्न हो गई थीं। तू जियू का पंजा बेहद नुकीला था और वह लिन फैंग के अनुमान से कहीं ज्यादा ताकतवर था। तुम अच्छे हो, लेकिन पहले की तरह तुम्हारी मृत्यु होगी, तू जियू ने एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहा। कुछ अजीब हो रहा था। उसके शरीर के चारों ओर एक रोशनी चमकी और उसी क्षण ऐसा लगा जैसे वह अत्यंत नुकीले पंजों वाले एक भयानक चील में बदल गया हो। यह दृश्य देखने में बेहद भयावह था। ई तू जियू चीख रहा था। वह हवा में उड़ने लगा। कई परछाइयां दिखाई देने लगी, वे सभी तू जियू की थीं। एक भयानक सफेद रोशनी वातावरण में फैल गई। ऐसा लग रहा था मानो तू जियू की कई परछाइयां अपने पंजों से लिन फैंग की ओर बढ़ रही हो, उसे जान से मारने के इरादे से। पूरा वातावरण उसकी परछाइयों से भर गया था। यह पहचानना मुश्किल था कि वे असली थी या नकली। सफेद रोशनी लिन फैंग की आंखों के सामने चमकी। उसने अपने शरीर को थोड़ा एक तरफ झुकाया और सफेद रोशनी अविश्वसनीय गति से उसके पास से गुजरी, जिससे उसे जरा भी चोट नहीं आई। लेकिन तुरंत बाद अंतहीन और भयानक सफेद रोशनी और भी तेज हो गई, क्योंकि हमले जारी रहे। लिन फैंग की आकृति थोड़ी सी धुंधली हो गई। उसके हर कदम एकदम सटीक, कोमल और फुर्तीले थे। इस तरह वह उन हमलों से बचने में सक्षम था जो जानलेवा माने जा रहे थे। उस समय लिन फैंग बेहद फुर्तीला और कुशल दिख रहा था। वह लगातार अपने पंजों से वार कर रहा था और इधर उधर भाग रहा था। वह बड़ी कुशलता से इन वारों से बच रहा था। आह! वातावरण में एक तीखी आवाज गूंजी। असंख्य सफेद रोशनी आपस में मिलकर एक विशालकाय पंजे में बदल गईं। ऐसा लग रहा था मानो ये किसी विशालकाय और बेहद ताकतवर खूंखार जानवर के पंजे हों। ऐसा लग रहा था मानो ये विशाल पंजे 1 मीटर से भी बड़े हों। लिन फैंग सीधे इन्हीं पंजों के नीचे था और उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। वह भाग नहीं सकता था। अब अंत निकट है। लिन फैंग मरने वाला है। भीड़ में मौजूद लोग तू जियू को देख रहे थे। वह सचमुच एक दुष्ट जानवर जैसा लग रहा था। लिन फैंग उसके पंजों के नीचे कैदी था। उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाने वाले थे। लान जियाओ का मुंह खुला रह गया था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। लिन फैंग सचमुच मरने वाला था। लिन फैंग की आकृति पूरी तरह से पंजों से घिरी हुई थी। वह दुष्टबाज की तरह दिखने वाले तू जियू को देख रहा था और ठंडी मुस्कान बिखेर रहा था। एक अविश्वसनीय बैंगनी ऊर्जा का विस्फोट हुआ। यह एक विशाल बैंगनी झील की तरह लग रहा था। फिर अनगिनत बैंगनी टेंटिकल्स प्रकट हुए और हवा में उड़ते हुए पंजों की ओर बढ़े। उन्हें जकड़ लिया। तुरंत बाद पंजे पूरी तरह से उस बैंगनी ऊर्जा में डूब गए। उस समय पंजे अभी भी लिन फैंग की ओर नीचे आ रहे थे। हालांकि लिन फैंग की बैंगनी झील ने पंजों के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया था। पंजे पूरी तरह से बैंगनी झील से ढक गए थे। कुछ क्षण पहले बैंगनी झील ने उसके हाथ का एक हिस्सा पिघला दिया था। उस समय लिन फैंग की पीठ के पीछे बैंगनी रंग की झील थी, जिससे बुलबुले उठने जैसी आवाजें आ रही थीं। इसके अलावा एक बैंगनी रंग की सूंड सांप की तरह हवा में लहरा रही थी। लोग ये दृश्य देखकर कांप रहे थे। क्या तू जियू लिंची स्तर के शिखर पर था? क्या लिंची स्तर का कोई भी साधक उसे हरा नहीं सकता था? कितना अद्भुत! लिन फैंग को देखकर भीड़ में मौजूद लोगों ने यही सोचा। वह बैंगनी झील बेहद शक्तिशाली थी। दुष्ट चील के पंजे पिघल गए थे और तू जियू घायल हो गई थी। लान जियाओ भी लिन फैंग को देख रही थी। वह अपनी खूबसूरत आंखों को झपका रही थी। क्या ऐसा था कि वह लिन फैंग को लेकर कुछ ज्यादा ही चिंतित थी? मैं चाहती हूं कि तुम मर जाओ, लिन फैंग को घूरते हुए तू जियू ने उदास स्वर में चिल्लाकर कहा। मैंने तुम्हें 2 विकल्प दिए थे, या तो मेरी नजरों से दूर हो जाओ या मर जाओ। तुम नहीं गए, इसलिए अब तुम्हारी मौत निश्चित है, लिन फैंग ने बर्फीली आवाज में कहा। उसका चेहरा जानलेवा इरादे से भरा हुआ था। उस समय वह शांत था। उसका दिल गर्व और दृढ़ संकल्प से भरा हुआ था। क्या मैं मर जाऊंगा? तू जियू ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। मैं लिंची परत के बारे में सब कुछ जानता हूं। मेरे बहुत कम ही प्रतिद्वंद्वी होते हैं। अपनी आत्मा और पंजों पर निर्भर रहने के अलावा मैं एक और भी शक्तिशाली शक्ति का उपयोग कर सकता हूं। मैं शुद्धची का प्रयोग कर सकता हूं। मैं जुवानची परत से बस एक कदम दूर हूं और शुद्धची को संघनित कर सकता हूं। देखते हैं तुम मेरे अगले हमले को कैसे रोकते हो। तू जियू के शरीर के चारों ओर एक अद्भुत प्रकाश इकट्ठा होने लगा। उसके हाथ में प्रकाश का एक गोला प्रकट हुआ, जो देखने में शुद्ध बिजली के गोले जैसा लग रहा था, और वातावरण में जोरदार गड़गड़ाहट गूंज उठी। वह गोला घातक ऊर्जा से भरा हुआ था। केवल शुद्ध घातक ची ही नहीं होती, बल्कि कुछ शुद्ध बिजली जैसी ची भी होती है। जब भीड़ ने वह चाल देखी तो वे स्तब्ध रह गए। तू जियू लिन फैंग के खिलाफ अपनी सबसे शक्तिशाली चाल चल रहा था। लिंची स्तर का कोई भी साधक शुद्धची के हमले का सामना नहीं कर सकता था। लिन फैंग बहुत बलवान और प्रतिभाशाली था, लेकिन शुद्धची हमले की शक्ति के तहत, जिसका उपयोग आमतौर पर जुबानची स्तर के साधक करते थे, वह नष्ट हो जाता। कितना अफसोस की बात है। वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे और उनकी मृत्यु इतनी दुखद तरीके से होने वाली थी। लेकिन लिन फैंग पहले की तरह बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। वह शांत था और तू जियू को देखते हुए धीरे से बोला, तुम ही हमेशा सबसे पहले हमला करती हो, क्या हमें बारी बारी से हमला नहीं करना चाहिए? अब मेरी बारी है। भीड़ स्तब्ध रह गई। बारी बारी से। प्रतिद्वंद्वी के हाथ में पहले से ही शुद्ध बिजली की ऊर्जा का गोला था, लेकिन लिन फैंग बारी बारी से खेलना चाहता था। इसके तुरंत बाद उन्होंने देखा कि लिन फैंग चलने लगा है। पलक झपकते ही एक अविश्वसनीय युद्ध ऊर्जा आकाश में फैल गई और वातावरण को अपने वश में कर लिया। यह ऊर्जा लिन फैंग के शरीर के चारों ओर जलती और घूमती हुई प्रतीत हो रही थी। युद्ध की ऊर्जा में कुछ नुकीला था। वह तलवार की ऊर्जा थी। लिन फैंग ने धीरे से अपना हाथ उठाया। वातावरण में एक सीटी जैसी ध्वनि गूंजी। ऊर्जा का एक अत्यंत शक्तिशाली सफेद बवंडर प्रकट हुआ। वह सफेद बवंडर धीरे धीरे एक बेहद तेज तलवार में परिवर्तित हो गया। वह अत्यंत शक्तिशाली और भेदक ऊर्जा से भरा हुआ था। उस तलवार से निकलने वाली रोशनी इतनी चकाचौंध भरी थी कि उसे देखने वाले हर व्यक्ति ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। शुद्धची से बनी तलवार।
भीड़ अचंभित रह गई, उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वह सफेद तलवार पूरे क्षेत्र को रोशन कर रही थी और वह संघनित शुद्धची से बनी थी। तू जियू ने शुद्धची ऊर्जा का उपयोग करके बिजली का एक गोला बनाया और लिन फैंग ने एक तलवार बनाई। शुद्धची का उपयोग करके किए जाने वाले हमले रहस्यमय और समझने में कठिन थे, लेकिन लिन फैंग ने कभी हार नहीं मानी और लगन से अभ्यास करते हुए शुद्धची को पूर्ण रूप से संघनित करने में महारत हासिल कर ली। अंततः उन्होंने पूर्णता प्राप्त कर ली और संघनित शुद्धची से तलवार बनाने में सक्षम हो गए। कितना भयानक आदमी है, भीड़ अवाक रह गई। दोनों योद्धा शुद्धची ऊर्जा का प्रयोग कर रहे थे। एक भयानक बिजली के गोले की तरह था, जबकि दूसरा एक चमकीली तलवार की तरह। उस लड़ाई में कौन जीतने वाला था? हमारी दुनिया बेहद विशाल है, कौन कह सकता है कि वह अजेय है, विशेषकर जब तुम इतने युवा हो और अभी अभी लिंची स्तर तक ही पहुंचे हो। तुम न केवल निर्लज हो बल्कि अज्ञानी भी। ऐसे मूर्ख होना कितना दयनीय, कितना दुखद। लिन फैंग तू जियू को घूरते हुए ठंडे और उदासीन स्वर में बोला, जिस शुद्धची का उपयोग तुम अपनी बिजली बनाने के लिए कर रहे हो वह प्राकृतिक जगत की चीज से संघनित है, लेकिन मेरी तलवार की शुद्धची मैंने स्वयं संघनित की है। मैंने इसे धीरे धीरे कदम दर कदम संघनित किया जब तक कि मैं शुद्धची की तलवार नहीं बना सका। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम कितने दयनीय हो, ये सोचकर कि लिंची स्तर का कोई भी साधक तुम्हारे समय के लायक नहीं है। लिन फैंग के शब्दों ने तू जियू के अहंकार को चकनाचूर कर दिया और उसके मन में संदेह पैदा कर दिया। वह अपनी क्षमताओं पर संदेह करने लगा था। इसके अलावा लिन फैंग की युद्ध ऊर्जा ने वातावरण में भी प्रवेश कर लिया था। ये वातावरण में मौजूद ऊर्जा के साथ निरंतर संघर्ष में थी। उसकी तलवार ऐसी लग रही थी मानो वह अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को काट डालेगी। लिन फैंग ने एक कदम बढ़ाया और अचानक गायब हो गया। तुरंत बाद शुद्धची से बनी एक तलवार तू जियू के सामने प्रकट हुई और आकाश से नीचे उतरते हुए अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को काटती हुई आगे बढ़ी। उस अद्भुत तलवार ने पूरे वातावरण को रोशन कर दिया। उसमें अनंत मात्रा में शुद्ध तलवार ऊर्जा, घातक ऊर्जा समाहित थी और यहाँ तक कि कुछ युद्ध ऊर्जा भी उसे घेरे हुए थी। वह तलवार एक बेहद घातक हथियार थी, उसकी शक्ति राक्षसी थी। तू जियू आश्चर्य से हौंफ रहा था। उसकी शुद्ध बिजली की ऊर्जा का गोला वातावरण में तेजी से फैल रहा था और लिन फैंग की तलवार की ओर बढ़ रहा था। कड़कने की आवाज के बाद जोरदार गड़गड़ाहट सुनाई दी। बिजली शुद्ध ऊर्जा से बनी तलवार से टकरा रही थी, लेकिन शुद्धची से बनी बिजली की गेंद आने वाले तलवार के हमले को रोक नहीं पाई। लिन फैंग की तलवार आकाश से नीचे उतर रही थी और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही थी। हवा में एक कड़कने की आवाज गूंजी। शुद्धची से बनी बिजली को भेद दिया गया। अत्यंत क्रूर शुद्धची चारों दिशाओं में फैल गई, जिससे शुद्धची की एक तीव्र तरंग उत्पन्न हुई। मुझे अब उस राक्षसी शक्ति की आग नहीं चाहिए, तू जियू चिल्लाया। वह शुद्धची से बनी तलवार को रोक नहीं पा रहा था। अगर लिन फैंग ने अपना हमला नहीं रोका तो वह सचमुच तू जियू को मार डालेगा, इसलिए तू जियू को बचने का रास्ता खोजना ही था। वह हार मान रहा है, तू जियू हार मान रहा है। भीड़ अचंभित थी। अत्यंत आक्रामक और शक्तिशाली तू जियू लिन फैंग को ढूंढने आया था क्योंकि वह पशु शक्ति की अग्नि चुराना चाहता था। सभी को लगा था कि लिन फैंग भले ही मर न जाए, कम से कम उस अग्नि शक्ति को तो खो ही देगा। जब उन्होंने लिन फैंग को तू जियू को मना करते सुना तो उन्हें यकीन हो गया था कि उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन आश्चर्यजनक परिणाम यह हुआ कि तू जियू, जिसे लिंची स्तर का कोई भी साधक पराजित नहीं कर सकता था, लिन फैंग की शक्ति का मुकाबला नहीं कर सका। लिन फैंग ने उसे अपनी शुद्धची तलवार से हरा दिया। उस क्षण लिंची स्तर के शिखर पर पहुंचे तू जियू ने हार मान ली। उसने अब और लड़ाई नहीं लड़ी और फैसला किया कि उसे अब लिन फैंग की किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। हम अब क्या करें? लिन फैंग ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। तू जियू को लगा कि मामला इतना आसान है, अगर उसे लड़ना है तो लड़ेगा। वह लिन फैंग को मारना चाहता था और पशु शक्ति की अग्नि छीनना चाहता था, लेकिन चूंकि वह लिन फैंग को हरा नहीं सका, उसने सोचा कि अगर वह लिन फैंग से चोरी करने का इरादा छोड़ दे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह इतना आसान कैसे हो सकता है? अगर कोई उसके साथ ऐसा करे तो क्या वह इसे स्वीकार करेगा? लिन फैंग ने उसे चुनने के लिए कहा था, या तो वह चला जाए या मर जाए। मैं सेलेस्टियल रिवर के कॉन्डोर कैसल से हूँ, क्या तुम मुझे मारने की हिम्मत करोगे और देखोगे कि क्या होता है? लिन फैंग की तलवार को आकाश से गिरते देख तू जियू ने कहा। तलवार धीरे धीरे शुद्धची को भेद रही थी और उसकी गति बढ़ती जा रही थी। उसके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए थे। तू जियू ने सेलेस्टियल रिवर में आक्रामक और अहंकारी तरीके से व्यवहार करने का साहस इसलिए किया क्योंकि वह विश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था, लेकिन इसलिए भी क्योंकि वह कॉन्डोर कैसल से आया था जिसकी सेलेस्टियल रिवर में एक विशेष शक्ति थी। कॉन्डोर कैसल एक भ्रष्ट संगठन था, जो भी उन्हें नाराज करने की हिम्मत करता उसे बेरहमी से मार डाला जाता था। कॉन्डोर कैसल संगठन सेलेस्टियल रिवर क्षेत्र में स्थित था। उन्होंने सेलेस्टियल रिवर में कई मामूली प्रभावशाली लोगों को नाराज किया, लेकिन जब तक उन्हें पर्याप्त समर्थन नहीं मिलता वे कुछ भी करने में असमर्थ थे। भीड़ भी स्तब्ध रह गई। क्या वह तू जियू को मार डालेगा? उस क्षण तक उन्होंने कभी ऐसी संभावना के बारे में सोचा भी नहीं था। हालांकि हाउ युए संप्रदाय सेलेस्टियल नदी से ज्यादा दूर नहीं था, फिर भी सेलेस्टियल नदी में हाउ युए संप्रदाय के लोग और यहाँ तक कि हिम और हिमपर्वत गांव के लोग भी कॉन्डोर कैसल के लोगों को नाराज करने की हिम्मत नहीं करते थे। कॉन्डोर कैसल संगठन की सेलेस्टियल नदी में गहरी जड़ें थीं। यह अनगिनत वर्षों से अस्तित्व में था और वे वास्तव में निर्दयी थे। इसे खत्म करने के लिए इसे जड़ से उखाड़ना होगा, जो लगभग असंभव था, इसलिए उन्हें नाराज न करना ही बेहतर था। चूंकि तुम मुझे मारना चाहते थे तो तुम्हें यह भी सोचना चाहिए था कि मैं तुम्हें भी मार सकता हूँ, लिन फैंग ने ठंडे स्वर में कहा। भीड़ अचंभित रह गई। शुद्धची से बनी तलवार ने बची हुई शुद्ध बिजली की ची को भेद दिया। फिर वह सीधे तू जियू की ओर बढ़ी। शॉप एवरीथिंग यू नीड, ओपन अली एक्सप्रेस ऐप। शॉप एवरीथिंग यू नीड, ओपन अली एक्सप्रेस ऐप। शॉप एवरीथिंग यू नीड, सी मोर, फाइंड बेस्ट डील्स विद डिस्काउंट्स एंड फ्री शिपिंग, बाय ऑन अली एक्सप्रेस। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक ऐसी आवाज गूंजी जो पूरे वातावरण में गूंज उठी। तू जियू ने आकाश से अपनी ओर आती तलवार को देखा। वह हताश दिख रहा था और उसका दिल पछतावे से भरा हुआ था। कॉन्डोर कैसल संगठन के लोग सेलेस्टियल रिवर में रौब जमाने और घमंड करने के आदी हो चुके थे, इसलिए उसने कभी नहीं सोचा था कि वह कभी ऐसी स्थिति में होगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि सेलेस्टियल रिवर में कोई उसे मारने की हिम्मत करेगा। उस क्षण उसका अंत निश्चित था। सब कुछ बहुत जल्दी हो गया था।
छी, लिनफेंग की तलवार की घातक शुद्ध ऊर्जा का प्रकाश धीरे धीरे लुप्त हो रहा था। तू जियू वहीं स्थिर खड़ा था। कुछ ही क्षण बाद उसका शरीर धीरे धीरे ढह गया। तू जियू की आंखें अभी भी खुली थीं, लेकिन उसकी बाहों के बीच एक तलवार ने उसकी खोपड़ी को भेद दिया था और खून की एक धारा बह रही थी। वह मृत है। कॉन्डोर कैसल संगठन के तू जियू की मृत्यु हो गई। वह लिंची स्तर के शिखर पर थे और लिनफेंग ने उन्हें तलवार के एक ही वार में मार डाला। शुद्धची का उपयोग करने की शक्ति, जो कि जुबानची स्तर की शक्ति थी, के बावजूद वे लिनफेंग को छू भी नहीं पाए थे। परिणाम सभी उम्मीदों से कहीं बेहतर था। यह आश्चर्यजनक था। कई लोग अभी भी उत्साहित थे। लिनफेंग के पीछे खड़ी लैन जियाओ भी अवाक रह गई। कुछ देर बाद उसने गहरी सांस ली और उस दबंग युवक की पीठ की ओर देखा। उसकी खूबसूरत आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं। कितना दृढ़ निश्चयी और संकल्पवान युवक है। वह लिनफेंग को मारना चाहता था, इसलिए लिनफेंग ने उसे मार डाला। लिनफेंग को अपने रुतबे की कोई परवाह नहीं थी। लान जियाओ ने भौहें चढ़ाकर चलना शुरू किया। वह लिनफेंग के पास पहुंचकर बोली, लिनफेंग, तुम्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना चाहिए। जल्दी करो और चले जाओ। छुट्टी। लिनफेंग ने लैन जियाओ की ओर देखा, अपना सिर हिलाया और कहा, मैं क्यों जाऊंगा? तुम मारे जाओगे। लैन जियाओ ने कहा, तू जियू कॉन्डोर कैसल संगठन का सदस्य था। इसके अलावा उसका रुतबा बहुत ऊंचा था। तुमने उसे मार डाला, इसलिए कॉन्डोर कैसल संगठन के सदस्य तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेंगे। वे तुरंत तुम्हारे पीछे आएंगे। कॉन्डोर कैसल ऑर्गेनाइजेशन। लिनफेंग ने भौहें चढ़ाईं। रेस्टोरेंट में श्री हुओ के साथ उनकी मुलाकात तय थी। वे जा नहीं सकते थे। मैं नहीं जा रहा, लिनफेंग ने बेपरवाही से कहा। लैन जियाओ स्तब्ध रह गई और मन ही मन लिनफेंग को कोसने लगी। उस लड़के ने बेवजह इतने जोखिम उठाए। लिनफेंग, तुम तो बस मरना चाहते हो, लैन जियाओ ने गुस्से से कहा। लिनफेंग हैरान रह गया। उसने लैन जियो की तरफ देखा और तुरंत कहा, तुम मेरे बारे में इतनी चिंतित क्यों हो? लान जियाओ स्तब्ध रह गई। आखिर उसे क्या हो गया था? वह उस कमीने के बारे में क्यों चिंतित थी? उसे तो लिनफेंग से नफरत करनी चाहिए थी। पहले तो वह चाहती थी कि वह मर जाए, फिर वह उसकी मदद क्यों कर रही थी? मुझे तुम्हारी चिंता है, लेकिन तुम सही हो। अगर तुम मरना चाहती हो तो इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लैन जियाओ ने गुस्से में कहा। ऐसा लग रहा था मानो वह अपना असली रूप दिखा रही हो, जो पिछली रात से बिल्कुल अलग था। लिनफेंग ने गुस्से में वहां से जा रही लैन जियाओ को देखा। वह चलने लगा और सेलेस्टियल माउंटेन रेस्टोरेंट में चला गया। भीड़ में मौजूद लोग सिर हिला रहे थे। एक खूबसूरत महिला उसे चेतावनी दे रही थी, लेकिन वह अच्छे और बुरे में फर्क नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि इस बार तो उसकी मौत निश्चित है। कॉन्डोर कैसल संगठन खतरनाक था। सेलेस्टियल रिवर में उनका काफी प्रभाव था। इसके अलावा इसमें हजारों लोग शामिल थे और युवा पीढ़ी को छोड़कर सभी ने लिंची स्तर को पार कर लिया था। उनमें लगभग कोई भी कमजोर साधक नहीं था। साथ ही संगठन के तीनों नेताओं ने जुबानची स्तर को पार कर लिया था। वे बेहद शक्तिशाली थे, खासकर मुख्य नेता, जिसने पहले ही तीसरे जुबानची स्तर को पार कर लिया था। उसकी शक्ति इतनी असाधारण थी कि उसे चुनौती देने की हिम्मत करने वाले लोग बहुत कम थे। हालांकि लिनफेंग बहुत मजबूत था और उसमें उच्च स्तर की प्राकृतिक प्रतिभा थी, लेकिन कॉन्डोर कैसल संगठन को उकसाना मौत को दावत देने से कम नहीं था। दूर खड़ी भीड़ अभी तक नहीं गई थी। तो जियू की मौत की खबर तेजी से फैल जाएगी और वे देखना चाहते थे कि अब क्या होगा, क्योंकि लिनफेंग ने न जाने का फैसला कर लिया है। जैसा कि भीड़ ने अनुमान लगाया था, कुछ ही समय बाद दूर से गड़गड़ाहट की आवाजें सुनाई देने लगी और दूर से घोड़ों के चलने से जमीन हिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे घोड़ों की एक छोटी सी सेना सर पर दौड़ रही हो। वे आ गए। लोगों के दिल जोर से धड़क रहे थे। कॉन्डोर कैसल ऑर्गेनाइजेशन के लोग बहुत जल्दी पहुंच गए थे। लिनफेंग मरेगा। जब भीड़ ने गड़गड़ाहट की आवाज सुनी तो वे समझ गए कि कॉन्डोर कैसल संगठन बदला लेने आया है। कॉन्डोर कैसल संगठन निश्चित रूप से लिनफेंग को मार डालेगा। कुछ ही क्षणों में काले घोड़ों पर सवार घुड़सवारों का एक समूह उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। वे सभी क्रूर और आक्रामक दिख रहे थे। कॉन्डोर कैसल संगठन के सभी लोग अत्यंत दुष्ट और निर्दयी साधक थे। उनके हाथों पर इतना खून लगा था कि निर्मम हत्याओं की संख्या कभी मिट नहीं सकती थी। वे तू जियू जैसे थे। अगर उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति दिख जाता जिसके पास उनकी मनचाही चीज होती और वह व्यक्ति उसे नहीं देता, तो वे उसे मार डालते थे। वे बेहद दुष्ट और हिंसक थे। उनमें कोई सिद्धांत या नैतिक मूल्य नहीं थे। सेलेस्टियल माउंटेन रेस्टोरेंट से कई लोग भाग रहे थे। उन्होंने सुना था कि कॉन्डोर कैसल संगठन तू जियू की मौत का बदला लेने आया है। वे किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए दूर छिप गए। कुछ ही समय बाद सेलेस्टियल माउंटेन रेस्टोरेंट में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। इसके अलावा दूर से ही 100 से अधिक घुड़सवार अपने बख्तरबंद घोड़ों पर सवार होकर लगभग पहुंच चुके थे। जब उन्होंने सड़क पर तू जियू का शव पड़ा देखा तो नेता के चेहरे पर निर्मल भाव छा गए और उसकी चील जैसी दिखने वाली आंखें अत्यंत तीक्ष्ण हो गईं। वह व्यक्ति तू जियू का चाचा था, जो कभी कॉन्डोर कैसल संगठन के उपनेताओं में से एक था। यहाँ से निकल जाओ, तुम मर जाओगे, कॉन्डोर कैसल संगठन के उपनेता ने कहा। वे सभी सेलेस्टियल माउंटेन रेस्टोरेंट की ओर घोड़े दौड़ाते हुए गए और तुरंत अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट करना शुरू कर दिया। कितना मजबूत और शक्तिशाली! भीड़ अचंभित थी। दूर से एक मोटा कांसे का चिन्ह फट गया। कॉन्डोर कैसल संगठन के नेता ने जोर से चिल्लाया और उनकी आवाज में शक्तिशाली शुद्धची ऊर्जा समाहित थी। सेलेस्टियल माउंटेन रेस्टोरेंट के अंदर का वातावरण बिल्कुल शांत था। वहां जरा भी शोर नहीं था। भीड़ चुपचाप दृश्य देख रही थी। कॉन्डोर कैसल संगठन के लोग रेस्तरां के बाहर रुककर लिनफेंग का इंतजार कर रहे थे और जाहिर था कि लिनफेंग बाहर नहीं आने वाला था, वरना उसकी जान को खतरा था। वे जो मान रहे थे वह स्पष्ट रूप से असंभव था। इसे घेर लो, कॉन्डोर कैसल संगठन के उपनेता ने कहा। पलक झपकते ही घोड़ों ने सेलेस्टियल माउंटेन रेस्टोरेंट को घेर लिया। उपनेता दूर खड़े थे और गुस्से से रेस्टोरेंट को घूर रहे थे। उपनेता ने कहा, अंदर जाओ और उसे पकड़ो, मुझे वह जिंदा चाहिए। ठीक है, कुछ घुड़सवारों ने एक साथ कहा। वे तुरंत रेस्तरां के प्रवेश द्वार से अंदर चले गए। कुछ ही देर बाद वे कुछ घुड़सवार रेस्तरां के बीचों बीच पहुंच गए। हालांकि रेस्तरां में प्रवेश करते ही वातावरण में एक अविश्वसनीय रूप से भारी ऊर्जा फैल गई, जिससे उनकी हृदय गति तेज हो गई। अचानक एक तेज हवा का झोंका प्रकट हुआ, जो अविश्वसनीय ऊर्जा से घिरा हुआ था। भयानक चीखें चारों ओर गूंज उठीं। समूह के पीछे खड़े कुछ लोग रेस्तरां से बाहर उड़ गए।
समूह के आगे खड़े कुछ लोग बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन पीछे से आ रहे लोगों ने उन्हें रोक दिया। चारों ओर अफरा तफरी मची हुई थी, वे घबराए हुए थे और अचानक चारों ओर खून फैल गया। वातावरण में लगातार धमाकों की आवाजें गूंज रही थीं। रेस्तरां में सबसे पहले प्रवेश करने वालों सहित कई लोग जमीन पर गिर रहे थे। वे सब मर चुके थे। उस हरकत ने भीड़ को चौंका दिया। लिन फैंग ने उन्हें जबरदस्ती रेस्तरां में प्रवेश कराया और जैसे ही वे अंदर गए, उसने उनकी हत्या कर दी। कॉन्डोर कैसल संगठन के लोग अब रेस्तरां में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। इसके बजाय वे रेस्तरां के प्रवेश द्वार के सामने अनिश्चितता से इधर उधर चक्कर लगा रहे थे। अंदर मौजूद लोग स्पष्ट रूप से खतरनाक थे। अगर उसने तू जियू को मार डाला होता तो इसका निश्चित रूप से मतलब होता कि वह कमजोर नहीं था। अगर वह अकेला होता तो उसे केवल कॉन्डोर कैसल संगठन का उपनेता ही हरा सकता था। लाइन बनाकर अंदर जाओ और उसे पकड़ो, पीछे मत हटना, कॉन्डोर कैसल संगठन के उपनेता ने ठंडे लहजे में कहा जब उन्होंने देखा कि उनका समूह पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। क्या इतने सारे लोग मिलकर भी एक व्यक्ति को नहीं पकड़ सकते? कॉन्डोर कैसल संगठन के सदस्य स्तब्ध रह गए। वे भयंकर और कठोर दिख रहे थे। तुरंत बाद वे अपनी पंक्ति में वापस आए और रेस्तरां के अंदर की ओर सरपट दौड़ने लगे। उसी समय वातावरण में गड़गड़ाहट की आवाजें फैल गईं। वहां न तो कोई रोशनी थी और न ही कोई सामने आया था। घुड़सवार सेना की पूरी टुकड़ी भगदड़ की तरह रेस्तरां में घुस गई। कॉन्डोर कैसल संगठन के उपनेता ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, जो भी कॉन्डोर कैसल संगठन के लोगों को मारने की हिम्मत करेगा, उसे मरना ही होगा। रेस्तरां से बैंगनी रंग की रोशनी फूट पड़ी, साथ ही बुलबुले उठने और झाग बनने जैसी आवाजें भी सुनाई दी। रोशनी धीरे धीरे और तेज होती जा रही थी। भीड़ को रेस्तरां के अंदर से बैंगनी रोशनी आती हुई दिखाई दी। रेस्तरां में प्रवेश करने वाले सभी घुड़सवार लिन फैंग की बैंगनी रोशनी में डूब गए। रेस्तरां में एक विशालकाय बैंगनी आत्मा प्रकट हुई। कॉन्डोर कैसल संगठन के सभी घुड़सवार सैनिक उसमें समा गए थे। बाहर से दिखाई देने वाली बैंगनी झील किसी खूंखार जानवर के विशाल मुंह जैसी लग रही थी। पब फ्यूचर विज्ञापन। जब बैंगनी झील धीरे धीरे छटने लगी तो भीड़ ने रेस्तरां की ओर देखा। वहां अब किसी भी प्रकार की हलचल की आवाज नहीं आ रही थी। रेस्टोरेंट में प्रवेश करने वाले सभी लोग मर चुके थे। एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा था। लगता है लिन फैंग को मारना भी इतना आसान नहीं है, भीड़ में मौजूद लोगों ने सोचा। कुछ ही पल पहले दर्जनों घुड़सवार रेस्तरां में घुसे और पलक झपकते ही मारे गए। कॉन्डोर कैसल संगठन का उपनेता हमला नहीं कर रहा था। उसे डर था कि लिन फैंग रेस्तरां में घुसने वाले हर किसी को मार रहा है। बेशक एक और संभावना थी, वह थी रेस्तरां को नष्ट करना, लेकिन अगर वे ऐसा करते तो लिन फैंग धूल से ढक जाता और उसे भागने का मौका मिल जाता। उसी क्षण लिन फैंग रेस्तरां के दरवाजे पर प्रकट हुआ। उसने भीड़ पर एक नजर डाली। उसका चेहरा बेपरवाह और आक्रामक लग रहा था। अगर कोई भी रेस्टोरेंट में घुसा तो मैं उसे मार डालूंगा, लिन फैंग ने ठंडे लहजे में कहा। कई लोग चुप रहे। अगर कोई रेस्टोरेंट में घुसता तो लिन फैंग उन्हें मार डालता। लिन फैंग कोई संत नहीं थे। तुम मरना चाहते हो? कॉन्डोर कैसल संगठन के उपनेता ने कहा। वातावरण में एक तीखी आवाज गूंजी। वह हवा में उछला और तुरंत अविश्वसनीय गति से रेस्तरां की ओर झपटा। वह अविश्वसनीय गति से वातावरण को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। लिन फैंग ठंडी मुस्कान लिए खड़ा था। जब उसने कॉन्डोर कैसल संगठन के उपनेता को देखा तो उसकी परछाई चमक उठी। वह वापस रेस्तरां में चला गया और भारी मात्रा में बैंगनी रंग का तरल पदार्थ प्रकट हुआ। मर जा। पलक झपकते ही कॉन्डोर कैसल संगठन का उपनेता रेस्तरां के अंदर घुस आया। उसकी तेज चीख पूरे वातावरण में गूंज उठी। वातावरण में शुद्धची के 3 गोले प्रकट हुए और तीनों दिशाओं में फैल गए, जहां लिन फैंग, मेन किंग और बादाओ मौजूद थे। कचा बैंगनी प्रकाश वातावरण में फैल गया और हर दिशा में अग्रसर हो गया। उसी समय एक चमकदार तलवार प्रकट हुई और निकट आ रही शुद्ध ऊर्जा को रोक दिया। कॉन्डोर कैसल संगठन के उपनेता करा उठे। उन्होंने और भी अधिक शुद्धची ऊर्जा छोड़ी। उनके शरीर के चारों ओर एक चकाचौंध भरी रोशनी फैल गई और उन्होंने अपने हाथ ऊपर उठा लिए। उसी समय बैंगनी रंग का तरल पदार्थ उनके पूरे शरीर को ढक रहा था, जिससे उनका शरीर पिघल नहीं पा रहा था। उपनेता के पंजे जैसे हाथ पूरी गति से लिन फैंग की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन उसी क्षण उपनेता का दिल जोर से धड़कने लगा। एक अत्यंत क्रूर और ठंडी ऊर्जा उसके सीने में समा गई, मानो वह उसके आंतरिक अंगों को जमा देना चाहती हो। वह अचानक मुड़ा और एक बेहद ठंडी उपस्थिति महसूस करके भयभीत हो गया। उसके चेहरे के भाव एकदम बदल गए। उसका शरीर कांपने लगा। वह वहां से जाना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ठंड उसके शरीर में समा चुकी थी। कचा अनंत बर्फीली ऊर्जा और शुद्धची का टकराव हुआ। उसी क्षण शुद्धची जम गई। उसी समय कुछ बुलबुले उठने जैसी आवाजें सुनाई दी। भयानक बैंगनी झील ने उपनेता के शरीर को घेर लिया। एक अत्यंत क्रूर और हिंसक बैंगनी ऊर्जा ने उसके शरीर को नष्ट करना शुरू कर दिया। उसके चेहरे के भाव में जबरदस्त बदलाव आया। दरार। आकाश से बर्फ की ऊर्जा तेजी से गिरी। कॉन्डोर कैसल संगठन के उपनेता ने संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन बैंगनी झील एक विशालकाय अजगर में परिवर्तित हो गई, जिसने उसे कसकर जकड़ लिया। कचा बर्फ वायुमंडल से गिर रही थी। फिर वह उपनेता के हाथ तक पहुंची और उसे जमा दिया। इसके अलावा बर्फ उसके पूरे शरीर पर फैलने लगी। वह हताश दिख रहा था और उसका शरीर बर्फ की एक मोटी परत से ढका हुआ था। कॉन्डोर कैसल संगठन के उपनेता ने बर्फ के उसके शरीर को जकड़ते ही एक भयानक चीख मारी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। वह बैंगनी झील से घिरा हुआ था। उसके पास भागने की कोई ताकत नहीं थी। ऊपर से वह ठंड से कांप रहा था और उसका शरीर गल रहा था। मौत बस एक कदम दूर थी। कॉन्डोर कैसल संगठन के उपनेता ने जुबान की स्तर को पार कर लिया था, लेकिन उस समय उनका शरीर एक साथ पिघल और जम रहा था। वे बस मृत्यु के कगार पर थे। ये भयावह था। उनका शरीर बुरी तरह कांपने लगा। वे मरना नहीं चाहते थे। वह तू जियू का बदला लेने आया था। वह लिन फैंग को मारना चाहता था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह खुद मारा जाएगा। वातावरण में चटकने की आवाजें गूंज उठीं। बर्फ अविश्वसनीय गति से उसके शरीर में प्रवेश करती रही और अंततः वह पूरी तरह से जम गया। बाहर भीड़ सेलेस्टियल माउंटेन रेस्टोरेंट को टकटकी लगाकर देख रही थी। हालांकि रेस्टोरेंट का दरवाजा क्षतिग्रस्त हो चुका था, फिर भी वह पहले की तरह ही भीड़ को अंदर देखने से रोक रहा था। अंदर क्या हो रहा था? कुछ देर पहले ही कॉन्डोर कैसल ऑर्गेनाइजेशन के उपनेता ने प्रवेश किया था। क्या उन्होंने लिन फैंग और उसके दोस्तों को मार डाला था?
धमाका, एक जोरदार धमाके की आवाज गूंजी। दरवाजे के पीछे का रेस्तरां चकनाचूर हो गया। रेस्तरां से एक परछाई बाहर उड़ गई। भीड़ के सामने वह आकृति जमीन पर गिर पड़ी। वह व्यक्ति मर चुका था। जब भीड़ ने उस आकृति को देखा तो वे सोचने लगे कि वह कौन था। वे पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। वह आकृति कॉन्डोर कैसल संगठन के उपनेता की थी, जो जुबान क्यू स्तर का एक साधक था। कॉन्डोर कैसल संगठन के उपनेता का निधन हो गया। वह कुछ ही समय पहले रेस्तरां में दाखिल हुआ था और उसका शव पहले ही बाहर भेज दिया गया था। कॉन्डोर कैसल संगठन के बचे हुए सदस्यों की ओर अत्यधिक मात्रा में ठंडी ऊर्जा का प्रवाह हुआ। उपनेता बाकी लोगों की तरह कुछ क्षण पहले ही रेस्तरां में दाखिल हुए और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। रेस्तरां का दरवाजा सीधे नरक का मार्ग था। रेस्तरां से एक परछाई निकली। वह व्यक्ति देखने में आकर्षक लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में असीम निर्ममता और हत्या का इरादा भी झलक रहा था। अगर उस व्यक्ति का इरादा मारने का था तो उसने मार डाला। लिनफेंग के सामने एक बैंगनी रंग का भ्रम प्रकट हुआ। यह एक विशालकाय बैंगनी ड्रैगन था। लिनफेंग की आकृति चमकी और वह हवा में उछल पड़ा। उसके हाथ से बैंगनी ऊर्जा निकली और उसने घोड़ों पर सवार होकर भाग रहे दो आकृतियों को रोक दिया। आकाश से एक तलवार की रोशनी उल्कापिंड की तरह गिरी, जिसके प्रभाव से वे दोनों आकृतियां तुरंत हवा में उड़ गईं और जमीन पर गिरने से पहले ही मर गईं। लिनफेंग की पीठ के पीछे एक शुद्ध और पवित्र सफेद आकृति प्रकट हुई। वे देवताओं की तरह दिख रहे थे। कॉन्डोर कैसल संगठन के कई लोग ठंड से जमकर मर चुके थे, उनके घोड़े भी नहीं बच पाए थे। इसके अलावा उसी क्षण एक तेज धार वाली आकृति प्रकट हुई और उससे एक चमकदार प्रकाश निकला। जो भी व्यक्ति उस धार के नीचे आता उसकी मृत्यु हो जाती। 3 लोगों ने कॉन्डोर कैसल से रेस्तरां में आए सभी सदस्यों का नरसंहार कर दिया था। वहां कोई भी नहीं बचा था। उनके पास इतनी जबरदस्त शक्ति के सामने लड़ने का कोई मौका नहीं था। वे सभी दर्दनाक मौत मरे थे। काले घोड़े बेकाबू होकर इधर उधर दौड़ रहे थे और हिनहिना रहे थे। लिनफेंग और उसके दोनों दोस्त बेहद ताकतवर थे। उनमें से हर एक बेहद शक्तिशाली था। हर बार जब वे हमला करते कोई न कोई मर जाता। वह अद्भुत महिला असाधारण रूप से शक्तिशाली थी। अगर कोई उसके बहुत करीब जाता तो उसे ऐसा लगता कि वह वहीं जम जाएगा। वह स्पष्ट रूप से जुवानची स्तर की साधिका थी। कांस्य का मुखौटा पहने वह व्यक्ति उन तीनों में सबसे कमजोर था, लेकिन फिर भी उसने लिंगची की 7वीं परत को पार कर लिया था। इसके अलावा वह तलवार की जबरदस्त शक्ति को नियंत्रित कर सकता था। लिनफेंग आमतौर पर शांत, बेफिक्र और रहस्यमय स्वभाव का था, लेकिन फिर भी वह असाधारण रूप से शक्तिशाली था। देखते ही देखते सेलेस्टियल माउंटेन रेस्टोरेंट के बाहर लाशों का ढेर लग गया। कुछ लोग जो समय रहते भागने में कामयाब हो गए थे, उनके अलावा बाकी सभी लोग तो जीव की तरह ही मर चुके थे। वे बड़े दबदबे और रौबदार अंदाज में आए थे, लेकिन यही उनकी अंतिम विश्राम स्थली होगी। इनमें कॉन्डोर कैसल ऑर्गेनाइजेशन के उपनेता भी शामिल थे, जो जुबान क्यू स्तर के साधक थे। कितना शक्तिशाली! लिनफेंग को देखकर भीड़ ने सोचा। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि लिनफेंग और उसके दोस्त इतने ताकतवर होंगे कि रेस्तरां में घुसने की हिम्मत करने वाले हर एक व्यक्ति को मार डालेंगे। इसमें कोई हैरानी नहीं कि उसे भागने की कोई जल्दी नहीं थी। उसके पास पहले से ही इतनी भयानक ताकत थी, इसीलिए उसे अपने सामने आने वाले किसी भी प्रतिद्वंद्वी से डर नहीं था। लान जियाओ की आंखों में चमक थी। उसने मेंग किंग को देखा। कितनी पवित्र और दिव्य दिखने वाली स्त्री! वह कितनी लचीली और सुंदर लग रही थी। वह एक दुर्लभ सुंदरता थी। मेंग किंग को देखते ही उसका दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। वह उसका चेहरा देखना चाहती थी। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि उसके होंठ कांपने लगे, मानो प्यार में नाकाम रही हो। लैन जियाओ के दिल में दबी हुई कड़वाहट थी। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि वह लिनफेंग को रिझाने में कामयाब नहीं हुई। उसके पास पहले से ही इतनी खूबसूरत औरत थी। लिनफेंग ने लाशों को देखना बंद किया और तुरंत रेस्तरां के अंदर चला गया। मेंग किंग और बा दाओ भी उसके पीछे पीछे गए। तीनों आकृतियां एक बार फिर भीड़ की नजरों से ओझल हो गईं। भीड़ ने रेस्तरां की ओर देखा। उन्होंने कॉन्डोर कैसल संगठन के कई लोगों को मार डाला था, जिनमें उनके उपनेता भी शामिल थे। कॉन्डोर कैसल से भेजे जाने वाले अगले लोग निश्चित रूप से और भी क्रूर होंगे। कितने गैरजिम्मेदार आदमी हो तुम! तुम्हें लगता है कि कॉन्डोर कैसल ऑर्गेनाइजेशन को हराने के लिए तुम सिर्फ 3 लोगों की ताकत पर भरोसा कर सकते हो। लान जियाओ मन ही मन लिनफेंग को कोस रही थी। हैरानी की बात यह थी कि लिनफेंग का जाने का कोई इरादा नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो वह कॉन्डोर कैसल संगठन को पूरी तरह से नष्ट करना चाहता हो, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे इसका पछतावा होगा। लिनफेंग रेस्तरां के अंदर बैठा था। आंखें बंद किए हुए वह शांति से सांस ले रहा था और छोड़ रहा था। वह धरती के साथ एकाग्र था। उसका हृदय उसके शरीर के साथ एकाग्र था और इस प्रकार उसका हृदय भी धरती के साथ एकाग्र था। लिनफेंग, चाहे वह कहीं भी हो या परिस्थिति कैसी भी हो, साधना के लिए हमेशा एक आदर्श मानसिक अवस्था में प्रवेश कर सकता था। वह शुद्धची प्रकाश से घिरा हुआ था। अपार मात्रा में शुद्धची निरंतर लिनफेंग के शरीर की ओर प्रवाहित हो रही थी। उसी समय लिनफेंग ध्यान की आदर्श अवस्था में प्रवेश कर गया। अपने हृदय और मन को निर्मल कर दिया। उसका शरीर स्वस्थ हो रहा था और उस शक्ति को पुनः प्राप्त कर रहा था जिसे उसकी आत्मा ने ग्रहण कर लिया था। लिनफेंग शुद्धची का उपयोग कर सकता था, इसका उस पर ज्यादा असर नहीं पड़ता था, लेकिन जब वह अपनी आत्मा की शक्ति का उपयोग करता था तो उसे जल्दी से ठीक होना पड़ता था, क्योंकि इसके बिना यह उसकी युद्ध क्षमता को प्रभावित करेगा। जब लिनफेंग अपनी बैंगनी ऊर्जा का उपयोग करके हमला करता था या किसी विशालकाय ड्रैगन को प्रकट करता था तो उसे अपनी आत्मा की शक्ति का भी उपयोग करना पड़ता था। यदि उसकी आत्मा मजबूत न होती तो बैंगनी आत्मा उसके शरीर से निकलकर हमला नहीं कर पाती। उसकी आत्मा जितनी मजबूत होती, वह अपनी बैंगनी ऊर्जा का उपयोग करके उतनी ही दूर तक हमला कर सकता था। जब लिनफेंग और उसके दोस्त रेस्टोरेंट के अंदर आराम कर रहे थे, तब भी बाहर भीड़ रुकी हुई थी। वे रेस्टोरेंट को देख रहे थे और कॉन्डोर कैसल ऑर्गेनाइजेशन के कुछ और लोगों के आने का इंतजार कर रहे थे। वे देखना चाहते थे कि इस पूरी कहानी का अंत कैसे होगा। कुछ देर बाद चारों ओर गड़गड़ाहट की आवाजें फैल गईं। धरती फिर से कांपने लगी। इस बार धरती पिछली बार से भी कहीं अधिक तेजी से कांप रही थी। आवाजें इतनी तेज थीं कि भीड़ में मौजूद लोगों को लगा जैसे वे बहरे हो जाएंगे। देखते ही देखते काले कवचधारी घोड़ों की एक विशाल सेना प्रकट हुई। ऐसा लग रहा था मानो उनकी संख्या 1000 से भी अधिक हो। लोगों के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। लिंगची स्तर के शीर्ष पर आसीन तू जियू और जुवानची स्तर के उपनेता दोनों मारे जा चुके थे।
संगठन के 100 अन्य सदस्य भी मारे गए थे। इससे कोंडोर कैसल संगठन के सभी अन्य सदस्य क्रोधित हो गए। पूरा संगठन हमला करने के लिए उमड़ पड़ा। वे आ गए। भीड़ ने उस समूह को देखा और उनसे दूर हट गई। नए आने वाले बेहद ताकतवर थे। भीड़ इतनी डरी हुई थी कि पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, क्योंकि अगर वे पास जाते तो उन पर हमला हो सकता था। उनका नेतृत्व करने वाला एक गंजा आदमी था। वह लंबा और हट्टा कट्टा दिखता था। उसके चेहरे पर एक बड़ा सा निशान था। वह भयानक और डरावना लग रहा था। उसे एक नज़र में ही समझ आ जाता था कि वह संत तो बिल्कुल नहीं था। गंजे व्यक्ति ने अपने कंधे पर एक विशाल तलवार रखी हुई थी। उसके शरीर से घातक ऊर्जा निकल रही थी। उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली और व्यक्तित्व दबदबे वाला था। वह कोंडोर कैसल संगठन के उपनेताओं में से एक था। महान नेता, और वह संगठन के मूल स्तंभ थे। महान नेता कोंडोर कैसल संगठन के सबसे शक्तिशाली साधक थे। वे रहस्यमय थे। उन्हें बहुत कम लोगों ने देखा था। कहा जाता है कि कुछ वर्ष पहले उन्होंने अकेले ही संगठन के किले पर आक्रमण किया था और सभी को अपने अधीन कर लिया था। वे अत्यंत शक्तिशाली थे और उन्होंने जुवांची की तीसरी परत को पार कर लिया था। उन्होंने पूर्व नेताओं को हटाकर संगठन के महान नेता का पद ग्रहण किया था। काले घोड़ों पर सवार घुड़सवार सेना पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी और उन्होंने तुरंत रेस्तरां को घेर लिया। नेता ने जमीन पर पड़े शवों को देखा और फिर रेस्तरां की ओर देखा। उसकी आंखों में खून की प्यास झलक रही थी। बाहर आओ, नेता ने बेहद जोर से और आक्रामक ढंग से चिल्लाया। उसकी आवाज़ इतनी दमदार थी कि रेस्तरां की खिड़कियां हिलने लगीं। लिन फेंग और उसके दोस्तों ने उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। वे स्वेच्छा से रेस्तरां से बाहर क्यों आएंगे? यह असंभव था। नेता के चेहरे के भाव कठोर और निर्मम थे। किसी राक्षस की तरह बोलते हुए उसने कहा, मेरे लोगों को मारने के कारण मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मार डालूंगा। सब लोग अपनी अपनी जगह पर डटे रहो और उनके बाहर आने का इंतजार करो, फिर उन्हें मार डालो। रोज घुड़सवार सेना ने घातक ऊर्जा छोड़ते हुए जोर से चिल्लाया। इस नेता की योजना कुछ क्षण पहले वाले नेता से अलग थी। वह रेस्तरां में प्रवेश नहीं करना चाहता था। वह लिन फेंग को भय से व्याकुल करना चाहता था। लेकिन लिन फेंग के लिए ये कितना मुश्किल होने वाला था। पृथ्वी समलन आयाम में उसका मन एकाग्र था और वह लगातार साधना करता रहा। उसका मन बहते पानी की तरह शांत था। उसके आसपास की चीजें पृथ्वी को प्रभावित नहीं करती थीं, इसलिए वे उसे भी प्रभावित नहीं करती थीं, अन्यथा इसे पृथ्वी समलन क्यों कहा जाता। नेता अपने घोड़े से कूदकर दूसरे नेता के शव की ओर बढ़ा। उसके चेहरे पर एक भयावह भाव उभर आया। कितनी ठंड थी। नेता का शरीर जमकर पिघल गया था। उसका खून पूरी तरह जम गया था। उसकी मांसपेशियां काम करना बंद कर चुकी थीं। कितनी शक्तिशाली बर्फीली ऊर्जा है। नेता ने अपना सिर उठाया और सेलेस्टियल माउंटेन रेस्टोरेंट की ओर देखा। उसे यकीन था कि मृत नेता को उनके आने का इंतजार करना चाहिए था, उसके बाद ही उसे अंदर जाना चाहिए था। भले ही वह नेता देखने में असभ्य और मूर्ख लगता था, लेकिन उनके करीबी लोग जानते थे कि वह मृत नेता से कहीं अधिक बुद्धिमान था। उसकी आक्रामकता और तानाशाही लोगों को आकर्षित करती थी। वह व्यक्ति पिछले नेता से कहीं अधिक निर्मम था। वह अपने साथ 1000 लोग लेकर आया था। वह जोखिम लेने को तैयार नहीं था। रेस्तरां के अंदर मौजूद लोगों ने पिछले नेता को मार डाला था, जिसका मतलब था कि वे शायद उसे भी मारने में सक्षम थे। वह अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। भले ही लिन फेंग 1000 सैनिकों की सेना से घिरा हुआ था, लेकिन उसे मारना बहुत मुश्किल था। अगर स्थिति बहुत खतरनाक होती तो वे जोखिम नहीं उठा सकते थे। उन्हें सतर्क और सावधान रहना ही था। सेलेस्टियल माउंटेन रेस्टोरेंट के बाहर का माहौल एकदम शांत था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि किसी भी क्षण स्थिति बिगड़ सकती है। रेस्टोरेंट के चारों ओर खड़े 1000 लोग धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। समय बहुत धीरे धीरे बीत रहा था। चारों ओर छाई खामोशी असहनीय थी, लेकिन भीड़ ने अपना रुख नहीं बदला। वे दूर खड़े होकर युद्ध शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। हालांकि वे पूरे दिन से इंतजार कर रहे थे। कोंडोर कैसल संगठन के सैनिक भी पूरे दिन से वहीं इंतजार कर रहे थे। उन्होंने हमला नहीं किया था और इसके अलावा भीड़ भी पूरे दिन से वहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो वे थके ही न हो। माहौल पहले की तरह ही बेहद शांत था। हालांकि उसी क्षण दूर से वातावरण में एक ध्वनि उभरी और जमीन थोड़ी सी हिल गई। इसके अलावा वह आवाज और भी तेज होती जा रही थी और जमीन और भी ज्यादा हिंसक रूप से हिल रही थी। घोड़े आ रहे थे और भी अधिक लोग आ रहे थे। भीड़ स्तब्ध रह गई। वे दूर तक देख रहे थे और अचानक उन्होंने बर्फ जैसे सफेद घोड़ों का एक झुंड अपनी ओर आते देखा। घुड़सवार सफेद वर्दी में थे और उनसे बेहद ठंडी ऊर्जा निकल रही थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, ऐसा प्रतीत हुआ मानो जमीन पर बर्फ और हिमपात प्रकट हो रहा हो। बर्फ और हिम पर्वतीय गांव के लोग आ गए हैं। भीड़ में मौजूद लोगों ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और अनुमान लगाने लगे कि ये लोग कौन थे। बर्फ और हिम पर्वत गांव के प्रतिभाशाली छात्र बिंग युआन की हत्या कर दी गई थी। बर्फ और हिम पर्वत गांव इतना शक्तिशाली था कि वह इस तरह के अपमान को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। ये लोग इतनी तेजी से दौड़ रहे हैं। भीड़ दंग रह गई। इस बार लिन फेंग की मौत निश्चित थी। कोंडोर कैसल संगठन और बर्फ और हिम पर्वत गांव दोनों के लोग आ चुके थे। वे उसे जरूर मार डालेंगे। दफा हो जाओ। घुड़सवार सेना के सबसे आगे से एक आवाज आई जब उसने देखा कि उसके सामने गंजा नेता खड़ा है। भीड़ अचंभित थी। बर्फ और हिम पर्वत गांव का वह व्यक्ति इतना आक्रामक था। वह इतना शक्तिशाली था कि कोंडोर कैसल संगठन का गंजा नेता भी उसके सामने फीका पड़ गया। गंजे नेता ने उसकी ओर देखा और कहा, बर्फ और हिम पर्वत गांव के संप्रदाय में तुम्हारी सामाजिक स्थिति क्या है कि तुम मुझसे इस तरह बात कर रहे हो? बिंगे तेंग, नए आए व्यक्ति ने उदासीन स्वर में कहा। भीड़ ने भौहें चढ़ाईं। बिंगे तेंग स्वयं आए थे। वे हिम और हिम पर्वतीय गांव के एक महान बुजुर्ग थे। बिंगे तेंग, गंजे नेता को भी थोड़ी हैरानी हुई। बिंगे तेंग हिम और हिम पर्वत गांव के एक अत्यंत शक्तिशाली साधक थे। उनका नाम पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध था। उन्होंने जुवांची की तीसरी परत को पार कर लिया था और वे हिम और हिम पर्वत गांव के कुलपति हानजू तियान के लगभग बराबर शक्तिशाली थे। इस बार वे बिंग युआन के कारण व्यक्तिगत रूप से आए थे। बिंग युआन उनके सीधे शिष्य थे। उन्होंने उन्हें शक्तिशाली बनाने में बहुत समय लगाया था और फिर किसी ने उनकी हत्या कर दी थी। भला बिंगे तेंग क्रोधित क्यों न होते? महान गुरु बिंग, मैंने सोचा था कि हम दोनों का सामाजिक स्तर एक जैसा है। इतना आक्रामक होना ठीक नहीं है। गंजे नेता ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। बिंगे तेंग ने तुरंत उसे वहां से चले जाने को कहा, जिससे गंजे नेता की बेइज्जती हुई।
इतना अच्छा नहीं है। तुम्हें मुझसे बात करने की इजाज़त किसने दी? बिंगे तेंग ने ठंडे स्वर में और आंखों में तिरस्कार लिए कहा। बिंगे तेंग की नज़र में कॉन्डोर कैसल ऑर्गेनाइजेशन के लोग कुत्तों और मुर्गियों के झुंड के समान हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वे देखने में असभ्य और घिनौने थे। हालांकि सेलेस्टियल रिवर में उनका थोड़ा बहुत प्रभाव था, फिर भी बिंगे तेंग उनसे घृणा करता था। मेरा क्या होगा? एक भयावह आवाज़ ने कहा। बिंगे तेंग की आंखें सिकुड़ गईं। उसी क्षण एक अत्यंत बुरी ऊर्जा वातावरण में फैल गई। लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। आकाश में एक आकृति तेजी से नीचे उतर रही थी। एक क्रूर और दुष्ट मुख का वातावरण पर प्रहार कर रहा था और सीधे बिंगे तेंग की ओर बढ़ रहा था। वह घनी दुष्ट ऊर्जा से भरा हुआ था। दफा हो जाओ, बिंगे तेंग ने गुस्से से चिल्लाया। बर्फ गिर रही थी और बर्फ के टुकड़े घातक ऊर्जा से भरी बर्फ में बदल गए जो मिट्टी की ओर तेजी से बढ़े। धमाका। वातावरण में एक अजीब सी हलचल थी। बर्फ आसमान से शान से और खूबसूरती से गिर रही थी, हवा में लहरा रही थी। कितना ठंडा! दूर खड़े सभी लोग ठंडक के उनके शरीर में प्रवेश करते ही कांपने लगे। उस ठंडक में एक भयानक रूप से सघन दुष्ट ऊर्जा भी समाहित थी। भीड़ ने बिंगे तेंग के शरीर को पीछे की ओर उछलते हुए देखा। जमीन पर उसके पीछे एक लंबा और गहरा निशान बन गया था। वह अपने सामने खड़े व्यक्ति को खाली निगाहों से घूर रहा था। उस व्यक्ति के लंबे बिखरे हुए बाल हवा में लहरा रहे थे। सिर से पैर तक वह व्यक्ति किसी दुष्ट आत्मा जैसा लग रहा था, मानो उसके चारों ओर बुरी ऊर्जा व्याप्त हो। हालांकि जब बिंगे तेंग ने उस व्यक्ति को देखा तो उसे एक अजीब और जानी पहचानी अनुभूति हुई। नेता कॉन्डोर कैसल संगठन के सभी सदस्य घुटनों के बल बैठे थे। उनकी आंखों में भय साफ झलक रहा था। वह कॉन्डोर कैसल संगठन के महान नेता हैं। जैसा कि अपेक्षित था, वह बहुत रहस्यमय हैं। जब भीड़ ने उस व्यक्ति को देखा तो उन्होंने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, मानो वे उसे और स्पष्ट रूप से देखना चाहते हों। बिंगे तेंग अभी भी उसे टकटकी लगाकर देख रहा था। क्या तुम अपने पुराने दोस्त को पहचान नहीं पा रहे? महान नेता ने क्रूर स्वर में कहा, जिससे बिंगे तेंग कांप उठा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसने आश्चर्य से कहा, ये तो तुम हो। जी हाँ, मैं ही हूँ। बिंगे तेंग, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा होगा, है ना? सचमुच, मैं तो हैरान हूँ, आप सेलेस्टियल रिवर आए और कॉन्डोर कैसल ऑर्गेनाइजेशन के महान नेता बन गए। बिंगे तेंग ने आश्चर्य से कहा। उन्होंने उस व्यक्ति को पहचान लिया था। अतीत में वे पहले भी लड़ चुके थे। बिंगे तेंग अपने सामने वाले से थोड़ा अधिक शक्तिशाली हुआ करते थे, लेकिन उस समय वे दोनों एक ही स्तर पर थे। फिर भी महान नेता के हमले ने उन्हें पीछे धकेलने के लिए काफी था। यही तो जीवन है। जब मेरे बेटे की मृत्यु हुई तो मैंने अपना पूरा जीवन मजबूत बनने में लगा दिया और इसी से मैं आज जो हूँ वो बना। महान नेता ने रहस्यमय और क्रूर स्वर में कहा। बिंगे तेंग, इस बार हम फिर से मिल रहे हैं, लेकिन हमारा एक साझा लक्ष्य है। आइए पहले उसे पूरा कर लें। अब फ्यूचर एड्स। ठीक है, बिंगे तेंग ने सिर हिलाते हुए कहा। उस वार्ताकार को उससे बात करने का पूरा अधिकार था। वे मुड़े और सेलेस्टियल माउंटेन रेस्टोरेंट की ओर देखने लगे। सब बकवास है, रेस्टोरेंट में जाओ और मुझे बताओ क्या चल रहा है। कॉन्डोर कैसल संगठन के महान नेता ने कठोर स्वर में कहा। तुरंत बाद कॉन्डोर कैसल संगठन के सदस्य खड़े हो गए। भीड़ आश्चर्य से आहें भर रही थी। कॉन्डोर कैसल संगठन का महान नेता अत्यंत प्रभावशाली, दबंग और आक्रामक था। यही कारण था कि उसकी प्रजा उससे इतना डरती थी। कोई जरूरत नहीं है। उसी क्षण एक ठंडी और उदासीन आवाज हवा में गूंज उठी। रेस्तरां के प्रवेश द्वार पर एक आकृति दिखाई दी। वह व्यक्ति धीरे धीरे बाहर आ रहा था। उस व्यक्ति की ओर एक पवित्र और निर्मल आकृति थी। वह एक परछाई की तरह दिख रही थी। महान नेता बिंगे तेंग के साथ साथ लिन फैंग और उनके दो अन्य मित्रों ने एक दूसरे की ओर देखा। वे सभी एक दूसरे को पहचानते थे। अरे वाह, ये तो यूनहाई संप्रदाय का लिन फैंग है, बिंगे तेंग ने उसी क्षण कहा। उसकी आंखों में जानलेवा इरादा झलक रहा था। उसने सोचा, ये लड़का तो राक्षस है, इसे आज ही मरना होगा। जब यूनहाई संप्रदाय का विनाश हुआ था तब बिंगे तेंग ने भी उस नरसंहार में भाग लिया था। उस दिन उसने देखा था कि लिन फैंग कितना लापरवाह था, खासकर जीवन और मृत्यु के अखाड़े के मंच पर। उस क्षण 1 साल से भी कम समय में वह लापरवाह युवक इतना शक्तिशाली हो चुका था कि उसने हिम और हिम पर्वत गांव के सर्वश्रेष्ठ शिष्य को मार डाला था। अगर उसे लिन फैंग को और समय दिया जाता तो उसे डर था कि वह उसे काबू में नहीं रख पाएगा और वह एक बड़ा खतरा बन जाएगा। उस क्षण उसे लिन फैंग को मारना ही पड़ा, न केवल अपना बदला लेने के लिए बल्कि आगे के खतरों से बचने के लिए भी। बिंगे तेंग की तरफ महान नेता के चेहरे पर हत्या का और भी स्पष्ट इरादा झलक रहा था। वह बुरी निगाहों से लिन फैंग को घूर रहा था। यह आप है? मैं ही हूँ, लिन फैंग ने जवाब दिया। लिन फैंग को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वह कॉन्डोर कैसल संगठन के महान नेता को जानता था। अतीत में वह भी यूनहाई संप्रदाय में था। संप्रदाय में उसका बहुत उच्च स्थान था। मोकांगलैंड, हर बार जब मैं तुम्हें देखता हूं तो तुम और भी कम इंसान लगती हो। सचमुच राक्षसी, तुम अधमरी लगती हो, मानो मौत के कगार से वापस लाई गई हो। महान नेता आश्चर्यजनक रूप से यूनहाई संप्रदाय का गद्दार था। यूनहाई संप्रदाय के नियमों को लागू करने का प्रभारी महान एल्डर मोकांगलैंड अपने बेटे मोशी को लिन फैंग की हत्या में मदद करने की कई बार कोशिश कर चुका था। जिस दिन यूनहाई संप्रदाय का विनाश हुआ उसी दिन मोकांगलैंड ने नांगोंगलिंग की उंगलियां काट दी थीं। आधे मरे हुए मोकांगलैंड ने मजाक करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता तो है, लेकिन ये तो सिर्फ एक इंसान का शरीर है। वैसे भी अच्छा दिखने का क्या फायदा? ताकत सबसे जरूरी है। उदाहरण के लिए तुम इतने जवान हो, लेकिन आज तुम मरोगे क्योंकि मुझमें तुम्हें मारने की ताकत है। और तुम्हारे साथ खड़ी उस लड़की का भी क्या हाल होगा? कितना अफसोस, इतना सुंदर शरीर और उसे भी तुम्हारे साथ मरना पड़ेगा। मोकांगलैंड के भयानक चेहरे को देखकर लिन फैंग का चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। उस आदमी ने शायद बुरी शक्तियां सीखी होंगी, तभी उसका चेहरा ऐसा दिख रहा था। उसका शरीर जीवित होते हुए भी सड़ता हुआ प्रतीत हो रहा था। वह किसी भयानक और दुष्ट राक्षस जैसा लग रहा था। भीड़ भी यही सोच रही थी। दरअसल उस महाद्वीप में सिर्फ ताकत ही मायने रखती थी। उदाहरण के लिए उस समय लिन फैंग की जान खतरे में थी और उसकी खूबसूरती मायने नहीं रखती थी। ताकत के आगे उसका बचना मुश्किल था। वो कमीना, लैन जियाओ ने मन ही मन सोचा। लिन फैंग के लिए ये एक बंद गली थी, वो बच नहीं पाएगा। उसने खुद को इस जाल में फंसा लिया था। कॉन्डोर कैसल संगठन के उपनेता मोकांगलैंड और बिंगे तेंग तीनों ही जुबान की इस स्तर तक पहुंच चुके थे। लिन फैंग बच नहीं सका।
लिनफेंग, तुम कैसे मरना चाहते हो? मोकांगलैन ने लीफेंग को घूरते हुए कहा। अतीत में लिनफेंग की वजह से उसके बेटे मोशी को रक्षक कोन ने मार डाला था। उस पल उसे आखिरकार अपने मृत बेटे का बदला लेने और लिनफेंग को मारने का मौका मिल गया था। जब मिंग किंग को पता चला कि मोकांगलैन लिनफेंग को मारना चाहती है तो उसने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया और तुरंत बर्फ की ऊर्जा छोड़ी जिससे जमीन जम गई। उसकी बर्फ की ऊर्जा अत्यंत तीव्र थी और उसने धरती को ढक लिया और हवा को भी जमा दिया। मिंग किंग द्वारा उत्सर्जित हिम ऊर्जा बिंग हेतेंग की हिम ऊर्जा से जरा भी कमजोर नहीं थी। उसकी हिम ऊर्जा हड्डियों तक भेदने वाली थी। यही दूसरी जुबान क्यूई परत की शक्ति है। मोकांगलैन और बिंग हेतेंग अचंभित रह गए। उस लड़की में दूसरे स्तर की जुबान की शक्ति थी। इसके अलावा उसकी बर्फीली ची सामान्य बर्फीली ची से कहीं अधिक शक्तिशाली, ठंडी और हिंसक थी। इसीलिए उसने दूसरे उपनेता को मार डाला। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। बुरा नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से अगर तुम हम में से किसी एक को रोकने में कामयाब भी हो जाते हो तो क्या नतीजा वही नहीं होगा, मौत। मोकांगलैन ने दुष्टतापूर्ण ढंग से कहा, मैं बूढ़ा हो चुका हूं और मैंने काफी समय से व्यायाम नहीं किया है। मुझे इस मजे में शामिल होने में खुशी होगी। उसी क्षण एक आकृति दिखाई दी। वह एक बूढ़ा आदमी था। वह उनकी ओर आ रहा था। शी हुओ। लिनफेंग अचंभित रह गया। शी हुओ ही थे जो लिनफेंग के प्रति इतने मित्रवत थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वे एक दिन पहले ही आ गए हों। नमस्कार, शी हुओ ने लिनफेंग को हल्का सा सिर हिलाते हुए कहा। वे लिनफेंग की ओर बढ़े और साथ ही उन्होंने बेहद तीव्र अग्नि ऊर्जा छोड़ी जो मेन किंग की बर्फीली ऊर्जा के ठीक विपरीत थी। तीसरी जुबान क्यूई परत। भीड़ अचंभित रह गई। हैरानी की बात यह थी कि एक और अत्यंत शक्तिशाली साधक लिनफेंग की मदद करना चाहता था। शी हुओ, धन्यवाद, लिनफेंग ने अपने बगल में खड़े बूढ़े व्यक्ति से कहा। शी हुओ मुस्कुराए और बोले, आपके पास अभी भी मुझसे कुछ चीजों का आदान प्रदान करना बाकी है। मैं उन चीजों को उनके हाथों में कैसे जाने दे सकता हूँ? लिनफेंग ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, श्रीमान हुआ, उस समस्या का समाधान हो जाने के बाद मैं आपके प्रति उचित रूप से आभार व्यक्त करूंगा। तुम अभी भी जवान हो, इतने आत्मविश्वास से भरे हो। शी हुओ ने मुस्कुराते हुए और सिर हिलाते हुए कहा। उनके सामने जुबानची स्तर के 3 साधक थे। बूढ़ा आदमी खुद के लिए डरा हुआ नहीं था, वह मरेगा नहीं। वह भागने के लिए काफी मजबूत था, लेकिन वह लिनफेंग की रक्षा करना चाहता था। स्पिरिट ब्लड पिल्स वाकई कमाल की थीं। एक और मरने आया है, बिंग हेतेंग ने ठंडे स्वर में कहा। उसने लिनफेंग की ओर देखते हुए कहा, तुम सचमुच भोले हो। क्या तुम्हें लगता है कि ये दोनों तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं? हमारे पास एक और जुबानची स्तर का साधक है, तुम उसे कैसे रोकोगे? जुबान क्यूई स्तर, लिनफेंग ने कहा और कॉन्डोर कैसल संगठन के गंजे उपनेता की ओर देखा। फिर उसने तुरंत मेंग किंग से पूछा, क्या तुम ठीक हो? मैं उसे पास आने से रोक सकती हूँ, मेंग किंग ने बिंग हेतेंग को घूरते हुए कहा। ठीक है, लिनफेंग ने सिर हिलाते हुए कहा। शी हुओ, क्या आप उस भयानक राक्षस का ध्यान रख सकते हैं? आपको परेशानी में डालने के लिए क्षमा करें। मैंने काफी समय से व्यायाम नहीं किया है, लेकिन वह बदसूरत प्राणी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया। समस्या यह है कि वहाँ एक और व्यक्ति है, आप उससे कैसे निपटेंगे? एक और है, चलो मुझे थोड़ा वार्म अप करना है, मैं खुद ही कर लेता हूँ, लिनफेंग ने बेपरवाही से कहा। उसी क्षण एक तेज रोशनी प्रकट हुई और वातावरण में फैल गई। खुद ही ले लूंगा, लिनफेंग की बुलंद और प्रभावशाली आवाज वातावरण में गूंज उठी। उसे सुनकर लोगों के चेहरे सख्त हो गए। क्या लिनफेंग अपनी लिंगची स्तर की शक्ति पर भरोसा करते हुए जुबानची स्तर के एक साधक से लड़ने का इरादा रखता है? क्या ये संभव भी था? हालांकि उस समय लिनफेंग की आंखें तेज थीं, वह बेहद लापरवाह दिख रहे थे और ऐसा नहीं लग रहा था कि वह मजाक कर रहे हैं। वैसे भी वह कभी ऐसी बातों पर मजाक नहीं करते। मेंग किंग और शी हुओ बिंग हेतेंग और मोकांगलैन के खिलाफ लड़ना चाहते थे। गंजा नेता बचा था और किसी को तो उससे लड़ना ही था। लिनफेंग के पास उससे लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चाहे वह लड़ना चाहता हो या न चाहता हो, उसे लड़ना ही था। वह जुबानची स्तर के किसी व्यक्ति से लड़ने जा रहा है, भीड़ ने फुसफुसाते हुए कहा। वे अधीर दिख रहे थे। वे सोच रहे थे कि कौन जीतेगा, लिनफेंग या जुबानची स्तर का साधक। लेकिन वे तो यही सोचते थे कि गंजा नेता ही जीतेगा। उन्हें बस यही लगता था कि लिनफेंग के पास लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह खुद को बहादुर बनने के लिए मजबूर कर रहा था, बस इतना ही। लिनफेंग एक प्रतिभाशाली और जन्मजात प्रतिभावान व्यक्ति था, लेकिन वह जुबानची स्तर के साधक का मुकाबला कैसे कर सकता था? लिनफेंग की जीत की कोई संभावना नहीं थी। हालांकि बाकी 2 मुकाबले देखने लायक थे। जब गंजे नेता ने लिनफेंग की बातें सुनी तो उसकी आंखों में एक ठंडा और क्रूर भाव आ गया। क्या लिनफेंग उसकी मदद करने जा रहा था? लिनफेंग उसे अपमानित कर रहा था। लिंगची स्तर का एक साधक आश्चर्यजनक रूप से उसे लड़ने की हिम्मत कर रहा था। उसे मारने में कितना समय लगेगा? मोकांगलैन ने गंजे नेता को देखते हुए ठंडे लहजे में कहा। मोकांगलैन की राय में लिनफेंग कभी भी गंजे नेता को हरा नहीं पाएगा। लिनफेंग तो बस अपनी मौत को गले लगाना चाहता था, बस इतना ही। गंजे नेता की आंखों में एक चमक आए और उसने तुरंत कहा, अगर कोई और दखल नहीं देता है तो मैं निश्चित रूप से 10 चालों के भीतर उसे मार डालूंगा। 10 चालें बताकर वह एहतियात बरत रहा था ताकि कोई गड़बड़ी न हो जाए, लेकिन आमतौर पर उसे इससे कहीं कम चालों की जरूरत पड़ती। लिंगची स्तर के साधक के विरुद्ध वह कैसे नहीं जीत सकता था? ठीक है, देखते हैं कि तुम उसे 10 चालों में मार पाते हो या नहीं, हम्फ। मोकांगलैन ने ठंडी आह भरी, जिससे गंजे नेता की धड़कन तेज हो गई। उसके चेहरे पर जानलेवा इरादे साफ झलक रहे थे। उसे 10 ही चालों में लिनफेंग को मारना था, वरना मोकांगलैन क्रोधित हो जाती और उसके लिए बुरा होता। मोकांगलैन वाकई बहुत डरावना था। 1 साल पहले मोकांगलैन ने अकेले ही कॉन्डोर कैसल ऑर्गेनाइजेशन पर विजय प्राप्त की थी। वह उस खौफनाक घटना को कभी नहीं भूल सकता था। वातावरण में एक अत्यंत क्रूर और तीव्र ऊर्जा व्याप्त हो गई, साथ ही सीटी जैसी ध्वनियां भी सुनाई दे रही थीं। गंजे नेता के शरीर के पीछे एक मायावी आत्मा प्रकट हुई। वह मायावी आकृति एक जानवर थी, या अधिक सटीक कहें तो एक बाज। उसकी 2 बेहद ठंडी आंखें लिनफेंग को घूर रही थीं। 10 चालों के भीतर मैं उसे निश्चित रूप से मार डालूंगा, गंजे नेता ने ठंडे स्वर में कहा। अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए उसने तुरंत अपनी आत्मा को मुक्त कर दिया। वह निश्चित रूप से लिनफेंग को मार डालेगा।
मोकांग लैन हंसा और एक कदम आगे बढ़कर उसने एक अविश्वसनीय ऊर्जा छोड़ी जिसने तुरंत श्री हुओ के शरीर को घेर लिया। श्री हुओ उसे टकटकी लगाकर देखते रहे, कोई प्रतिक्रिया देने में असमर्थ। उसी समय बिंगे तेंग ने भी कुछ बर्फीली ऊर्जा छोड़ी। वातावरण में बर्फ और पाला छा गया और एक विशाल क्षेत्र को ढक लिया। आसपास का तापमान तुरंत गिर गया। अत्यधिक ठंड थी। पब फ्यूचर एड्स। ये दोनों लोग मिंग किंग और श्री हुआओ का रास्ता रोक रहे थे ताकि भीड़ लिन फैंग की मौत को देख सके। 10 चालों के भीतर लिन फैंग की मृत्यु हो जाएगी। 10 चालें, लिन फैंग ने कहा, जिसकी आंखों में अब पहले जैसी तेजी नहीं थी। इसके बजाय वह शांत दिख रहा था। वह धरती के साथ एकाग्र हो चुका था, कोई भी चीज उसकी मनस्थिति को प्रभावित नहीं कर सकती थी। उसके चारों ओर की हर चीज उसके मन में एकदम स्पष्ट और अलग अलग थी। सब कुछ उसकी दुनिया का हिस्सा था और वह अपने आसपास की हर चीज के साथ एकाग्र हो चुका था। धमाका। गंजे नेता ने जमीन पर पैर पटका और जमीन में एक दरार पड़ गई। वह हवा में उछला और एक विशालकाय तलवार उठाए। चील की गर्जना हवा में गूंज उठी और गंजे नेता का शरीर अचानक नीचे की ओर झपटने लगा। उसकी आकृति एक तेज रोशनी में बदल गई और लिन फैंग की ओर तेजी से बढ़ने लगी। आसमान में उड़ते हुए वह लगभग लिन फैंग तक पहुंच ही गया था, लेकिन लिन फैंग ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कितना घिनौना, कितनी धूर्त चाल। भीड़ अचंभित रह गई। गंजे नेता की पिछली चाल से सबको लगा था कि वह अपनी आक्रमण शक्ति पर ध्यान केंद्रित करके जीत हासिल करेगा, लेकिन इसके बजाय उसने अपने शरीर को समायोजित किया और अविश्वसनीय गति से नीचे झपटा। उसने अपनी शक्ति के चरम पर पहुंचने का इंतजार नहीं किया। इसके बजाय वह आकाश से झपटा। लिन फैंग को प्रतिक्रिया करने का समय नहीं दिया ताकि वह एक ही बार में लिन फैंग को मार सके। हालांकि पृथ्वी के साथ एकाग्र हो चुके लिन फैंग के लिए यह एक मजाक जैसा लगा। अगर वाकई में ये बेहद तेज होता तो शायद काम बन जाता, लेकिन उसकी गति इसके लिए काफी नहीं थी। लिन फैंग के दिमाग में गंजे नेता की हरकतें लगभग धीमी गति में हो रही थीं और वह हर हरकत को स्पष्ट रूप से देख पा रहा था। गंजे नेता का शरीर हवा में उड़ते हुए हल्की रोशनी बिखेर रहा था। वातावरण में एक जोरदार गड़गड़ाहट गूंज उठी। गंजे नेता के हाथ में मौजूद तलवार आसमान से भयानक गति से नीचे गिरी और जमीन पर जा टकराई, जिससे नीचे एक बड़ी दरार बन गई। हालांकि लिन फैंग वहां नहीं था और पहले ही दूर जा चुका था। वह इस दृश्य को उदासीनता से देख रहा था। एक चाल, लिन फैंग ने बेपरवाही से कहा। भीड़ स्तब्ध रह गई। लिन फैंग चालें गिन रहा था। गंजा नेता स्तब्ध रह गया। उसने अपना सिर उठाया और ठंडे लहजे में लिन फैंग को देखा। लिन फैंग ने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया दी। वह बहुत फुर्तीला था। गंजे नेता ने चील की तरह हवा में छलांग लगाए। उनकी विशाल तलवार सीधे लिन फैंग की ओर बढ़ी। तलवार से निकलने वाली रोशनी तीव्र और शुद्ध ऊर्जा से भरी हुई थी। 2 चालें, 3 चालें, 4 चालें, 5 चालें। लिन फैंग की आकृति लगातार धुंधली हो रही थी। तलवार की रोशनी उसके पास से गुजरती रही लेकिन उसके शरीर तक नहीं पहुंची। हर बार लिन फैंग बाल बाल हमले से बच जाता था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि लिन फैंग गिनती भी कर रहा था और साथ ही हमले से बच भी रहा था। वातावरण में एक जोरदार गड़गड़ाहट गूंज उठी और तलवार जमीन पर जोर से टकराए। लिन फैंग ने एक बार फिर हमले को चकमा दिया। वह हल्का और शांत दिख रहा था। यह उसकी छठी चाल थी। वाह, क्या गजब की डरावनी क्षमता है। कुछ क्षण पहले पांचों हमले बेहद भयंकर और शक्तिशाली थे, लेकिन लिन फैंग ने उन्हें आसानी से चकमा दे दिया। आश्चर्यजनक रूप से उसे एक बार भी चोट नहीं आई। उसकी चपलता तकनीकें असाधारण रूप से शक्तिशाली थीं। 6 चालें, पब फ्यूचर एड्स। भीड़ अचंभित थी। लिन फैंग के हमलों से बचने के बावजूद छठे हमले के बाद भी गंजा नेता लिन फैंग को छू भी नहीं पाया था। केवल 4 चालें शेष थीं। गंजा नेता हक्का बक्का रह गया। वह लिन फैंग को घूरता रहा। उसे अपनी तलवार की कोई परवाह नहीं थी। उसके शरीर के चारों ओर एक सुनहरा रंग फैल गया जो उसके शरीर से निकल रही शुद्ध ऊर्जा से भरा हुआ था। उस समय उसे एहसास हो रहा था कि लिन फैंग बहुत तेज है। वह जानता था कि लिन फैंग की शक्ति भयावह है। ऐसा लग रहा था मानो लिन फैंग ही सब कुछ नियंत्रित कर रहा हो। वह अपनी इच्छा से हमलों से बच सकता था। यह बहुत रहस्यमय लग रहा था। हालांकि गंजे नेता के सभी हमले शक्तिशाली थे, फिर भी वे लिन फैंग तक नहीं पहुंच पा रहे थे। या हवा में चील की तीखी और कर्कश आवाज गूंजी जो सबके कानों में चुभ रही थी। गंजा नेता फिर से हमला कर रहा था। वह एक सुनहरी रोशनी में बदल गया था जो आंखों को चकाचौंध कर रही थी। उसका शरीर ऐसा लग रहा था मानो वह किसी सुनहरे चील के अंदर समाया हो। उसी क्षण गंजे नेता का रूप बदलकर बाज बन गया। लिन फैंग ने अपना सिर उठाया। उसकी परछाई चमकी और वह बड़े ही सुंदर और आकर्षक अंदाज में आगे बढ़ गया। लेकिन वह चील का भ्रम अविश्वसनीय गति से उसका पीछा कर रहा था। वह अपने पीछे प्रकाश की एक लकीर छोड़ रही थी, मानो आकाश सोने से भरा हो। यह बेहद खूबसूरत था। लिन फैंग ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा और उसकी आकृति लगातार हिलती रही। हालांकि उस क्षण ऐसा लग रहा था मानो गंजे आदमी की आत्मा उसके शरीर में समा गई हो। उसकी आत्मा शायद बेहद शक्तिशाली थी। वह लिन फैंग का पीछा कर रहा था और उसे 10 चालों के भीतर ही मार डालने के लिए दृढ़ संकल्पित था। हवा में तलवार की ऊर्जा की अविश्वसनीय मात्रा उत्पन्न हुई। यह इतनी तेज थी। तलवार की वह ऊर्जा मानो कहीं से अचानक प्रकट हुई हो। पसश। लिन फैंग का हाथ वातावरण को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसके हाथ में तलवार नहीं थी, लेकिन भीड़ देख सकती थी कि मानो उसका हाथ ही तलवार बन गया हो। वह सचमुच लोगों को भेज सकता था। वह चील जितनी शक्तिशाली नहीं थी, ये स्पष्ट था। धमाका। स्वर्णबाज और हाथ आपस में टकरा गए। तलवार की ऊर्जा नष्ट हो गई और लिन फैंग का शरीर कुछ दर्जन मीटर पीछे की ओर उछल गया। लिंची स्तर का एक साधक जुवानची स्तर के एक साधक से लड़ते समय अनिवार्य रूप से शक्ति में अंतर का सामना करेगा। 7 चालें, लिन फैंग ने कहा। उसने अपना सिर उठाया। वह अब भी शांत दिख रहा था। 3 चालें बची हैं, देखते हैं कि तुम उन्हें रोक पाते हो या नहीं। उस क्षण गंजे नेता के चेहरे पर बेहद क्रूरता के भाव थे। वह जुवानची स्तर तक पहुंच चुका था। उसे लिंची स्तर के लिन फैंग को आसानी से हरा देना चाहिए था। मैं उन्हें जरूर रोकूंगा, लिन फैंग ने ठंडे स्वर में कहा। उसके शरीर के चारों ओर एक अविश्वसनीय युद्ध ऊर्जा प्रज्वलित होने लगी। युद्ध ऊर्जा के अलावा उसने कुछ तलवार ऊर्जा और घातक ऊर्जा भी छोड़ी। उसी समय लिन फैंग के पीछे एक बैंगनी रंग की झील उभर आई जो बुलबुले और झाग से भरी हुई थी। गंजे नेता को बहुत गुस्सा आया। लिन फैंग क्रोधित हो गया था। उस दिन लगातार नए नए लोग उसे मारने आ रहे थे।
हर कोई उसे मारने आ रहा था और उसे इस तरह नीचा दिखा रहा था मानो उसके पास मरने के अलावा कोई विकल्प ही न हो। भला लिन फैंग क्रोधित क्यों न होता? क्या 10 चालें उसे मारने के लिए काफ़ी होंगी? वह लड़ना चाहता है, लिन फैंग लड़ना चाहता है। जब भीड़ ने लिन फैंग की घातक ऊर्जा और युद्ध शक्ति को महसूस किया तो वे कांप उठे। कितना अद्भुत नौजवान है। यद्यपि वह केवल लिंची स्तर तक ही पहुंचा था और इसलिए उसका स्तर अपने प्रतिद्वंद्वी से काफ़ी भिन्न था, फिर भी उसका दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति अटूट थी। उसने बिना किसी संकोच के अपने विश्वासों का पालन किया। गंजे नेता ने लिन फैंग से पूछा था कि वह आखिरी 3 हमलों को कैसे रोकेगा, लेकिन उसने इस बात पर विचार क्यों नहीं किया कि लिन फैंग में भी हमला करने की क्षमता है। गंजा नेता भी स्तब्ध रह गया। लिन फैंग उस पर हमला करना चाहता था, लेकिन उसने चकमा देना छोड़कर लड़ने का फैसला कर लिया था। चील की आकृति से एक चकाचौंध भरी सुनहरी रोशनी निकल रही थी। वह लगातार शुद्ध ऊर्जा को अवशोषित कर रही थी। लिन फैंग मौत को दावत दे रहा था। उसी क्षण लिन फैंग ने अपना सिर उठाया और आकाश की ओर देखा। उसने अपना हाथ फैलाया और ठंडे स्वर में चिल्लाया, तलवार। जब उसने बोलना समाप्त किया तो लिन फैंग के हाथ में एक तलवार प्रकट हुई। ये शुद्ध ची से बनी थी और इसमें कुछ घातक ची भी समाहित थी। ये किसी युद्ध देवता की तलवार जैसी लग रही थी। उस समय लिन फैंग का शरीर एक अत्यंत तेज तलवार की तरह था। उसका शरीर अविश्वसनीय मात्रा में तलवार की शक्ति और युद्ध ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था। अभी कुछ देर पहले जब उसने कॉन्डोर कैसल संगठन के दूसरे नेता को मारा था, तब की तुलना में अब उसकी युद्ध शक्ति और तलवार की ऊर्जा कहीं अधिक प्रबल है। भीड़ अचंभित रह गई। उस समय लिन फैंग अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली तलवार शक्ति और युद्ध ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह मारने की योजना बना रहा हो। ये तो बस शुद्ध ची से बनी एक साधारण तलवार है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। गंजे नेता ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। उनके शरीर के चारों ओर बहती हुई शुद्ध ची एक चकाचौंध भरी सुनहरी रोशनी बिखेर रही थी। उन्होंने अपना सिर उठाया और चील की तरह दहाड़ा, जिससे भीड़ में उत्साह भर गया। एक बार जब कोई साधक जुबानची स्तर तक पहुंच जाता है तो उसकी आत्मा अधिकाधिक सजीव हो जाती है। एक सशक्त आत्मा युद्ध के दौरान अत्यंत उपयोगी होती है और साधना की गति बढ़ाने में भी सहायक होती है। उस क्षण गंजे नेता को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह बाज बन गया हो। उसके पास बाज जैसी सटीक दृष्टि भी थी। जब साधक साधना के एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाते हैं तो उनकी आत्मा की सुप्त ऊर्जा बढ़ जाती है। इसलिए यदि किसी साधक में पशु आत्मा होती है तो वह पशु आत्मा तब तक बढ़ती रहती है जब तक कि वह विकराल रूप से शक्तिशाली न हो जाए और अपनी वास्तविक शक्तियों को प्रकट न कर दे। ओह, तो ऐसा है, सिर्फ शुद्ध ची से बनी तलवार और कुछ नहीं, लिन फैंग ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी तलवार और घातक ऊर्जाएं और भी अधिक शक्तिशाली होती जा रही थीं। मर जा, लिन फैंग चिल्लाया। युद्ध ऊर्जा उसके शरीर से निकलकर वायुमंडल में फैल गई। वह पूरी गति से गंजे नेता की ओर बढ़ रही थी। भीड़ अचंभित थी। हालांकि वे दूर खड़े थे, फिर भी वे लिन फैंग की युद्ध ऊर्जा को महसूस कर सकते थे। यह अत्यंत शक्तिशाली थी। लिन फैंग ने डर था। उसके मन में बस एक ही बात थी, अपने प्रतिद्वंद्वी को मार डालना। उस समय लिन फैंग किसी सरदार की तरह दिख रहा था। मर जा, गंजे नेता ने चील की चीख की तरह तीखी आवाज में चिल्लाया। उसका शरीर असंख्य परछाइयों में बदल गया जो सभी लिन फैंग की ओर बढ़ने लगी। लिन फैंग के पीछे अचानक उसकी बैंगनी आत्मा प्रकट हुई जो 100 सांपों में बदल गई और सभी गंजे नेता की ओर बढ़े और उसके शरीर को पूरी तरह से जकड़ लिया। गंजे नेता कांप रहे थे। आत्मा की शक्ति हवा में महसूस की जा सकती थी। निगल जाओ, लिन फैंग चिल्लाया। ये छोटे सांप एक विशाल विषैले सांप में बदल गए और चील आत्मा की शक्ति को निगलने लगे। ये सर्प आत्माएं अत्यंत संक्षारक थीं और ऐसा लग रहा था मानो वे गंजे नेता के शरीर के चारों ओर मौजूद सारी शुद्ध ऊर्जा को पिघला देंगी। तोड़ो, गंजे नेता ने क्रोधपूर्वक चिल्लाया। उसकी शुद्ध ऊर्जा एक विशाल तलवार में परिवर्तित हो गई और बैंगनी आत्मा को भेदते हुए सर्प के भ्रमों में से एक की ओर तेजी से बढ़ी। हालांकि इसके तुरंत बाद बैंगनी रंग के असंख्य सांप मानो उन्माद में आ गए। उन्होंने गंजे नेता के चारों ओर एक घेरा बना लिया और फिर प्रकाश की गति से घूमने लगे। उस आत्मा की शक्ति अविश्वसनीय प्रतीत हो रही थी। उसकी हरकतें इतनी सटीक और कुशल लग रही थीं। उठो, लिन फैंग ने क्रोध से चिल्लाया। उसकी आंखों में एक घातक प्रकाश चमक उठा। अचानक 100 बैंगनी सांप गंजे नेता के शरीर के चारों ओर लिपट गए और उसे फिर से जकड़ लिया। लिन फैंग अपनी आत्मा की शक्ति पर भरोसा कर रहा था जिसे उसने गंजे नेता के शरीर के चारों ओर लपेट लिया था। ये दृश्य देखकर भीड़ विस्मय से दंग रह गई। लिन फैंग किसी राजसी युद्ध देवता की तरह लग रहा था। क्या गजब की शक्ति थी। लिन फैंग कितना शक्तिशाली था। उसकी अनोखी शक्ति मानो जितनी बार चाहे उतनी बार रूप बदल सकती थी। इस बार 100 बैंगनी सांप प्रकट हुए और सभी नेता की शक्ति को सोख रहे थे। इसके अलावा वे लिन फैंग के लिए बहुत उपयोगी थे क्योंकि वे गंजे नेता के शरीर को जकड़ रहे थे। हालांकि भीड़ को यह नहीं पता था कि लिन फैंग ने इतने सटीक हमले करने के लिए अतिरिक्त आत्मा तकनीक का उपयोग करते समय असहनीय पीड़ा सहन की थी। वह अपनी अतिरिक्त आत्माओं को मुक्त कर रहा था और फिर उन्हें अपनी बैंगनी आत्मा में मिला रहा था। यही एकमात्र तरीका था जिससे वह इतनी भयानक शक्ति प्राप्त कर पा रहा था। उसका हमला भी बेहद सटीक था। वह एक ही समय में 100 सांपों को नियंत्रित कर रहा था और उन सभी का उपयोग करके नेता की जीवन शक्ति को सोख रहा था। उसकी जीवंतता उसकी आत्मा के लिए पोषण थी। लिन फैंग की आंखें बंद थीं और उसे महसूस हो रहा था कि उसकी आत्मा अभी भी बहुत कमजोर है। ये पहली बार था जब वह अपनी आत्मा की इतनी विशाल शक्ति का उपयोग कर रहा था, फिर भी वह इसे सहन नहीं कर पा रहा था। इसे नियंत्रित करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। दरअसल लिन फैंग लाखों अतिरिक्त आत्माओं को बनाने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। अरबों की तो बात ही छोड़िए, ये शरीर के लिए एक भयानक सजा की तरह लगता था। लिन फैंग, भले ही उसकी आंखें बंद थीं, अपनी युद्ध ऊर्जा को लगातार मुक्त कर रहा था जो अत्यंत सघन थी। वह लगातार तलवार की ऊर्जा भी छोड़ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसकी तलवार हमले के लिए तैयार हो। उसी समय सांपों से जकड़े हुए गंजे नेता का चेहरा कठोर हो गया। उसकी शक्तिशाली शुद्ध ऊर्जा एक तेजस्वी तलवार में परिवर्तित हो गई। वार करो, गंजे नेता ने क्रोध से चिल्लाया। उसकी तलवार से वातावरण में एक तेज और चकाचौंध भरी रोशनी फैल गई। उसके शरीर के चारों ओर मौजूद बैंगनी आत्मा अंततः कटकर बिखर गई। लेकिन उसी क्षण लिन फैंग की बंद आंखें धीरे धीरे खुलने लगीं। घातक क्रॉस छाया। क्रॉस के आकार में एक अविश्वसनीय प्रकाश प्रकट हुआ। सभी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे।
भीड़ हमले की गति इतनी तेज थी कि उसे ठीक से देख भी नहीं पा रही थी। वहां केवल कुछ युद्ध ऊर्जा, घातक ची और तलवार की चीही महसूस की जा सकती थी। क्रॉस जितनी तेजी से प्रकट हुआ उतनी ही तेजी से गायब हो गया और खून हवा में फैल गया। भीड़ ये देखकर दंग रह गई कि गंजा नेता जमीन पर गिर पड़ा है। उसकी छाती पर एक बड़ा क्रॉस का निशान था जिससे खून बह रहा था। शक्तिशाली ची, पृथ्वी का मिश्रण, उसकी दिव्य तलवार, उसकी बैंगनी आत्मा और घातक क्रॉस छाया, ये सभी लिन फैंग के जवाबी हमले के अलग अलग हिस्से थे। लिन फैंग की शुद्ध ची से बनी तलवार महज एक साधारण तलवार नहीं थी, उस तलवार में अविश्वसनीय मात्रा में युद्ध ऊर्जा समाहित थी। 8 चालें, अभी 2 और बाकी हैं, लिन फैंग ने कहा, जिससे सन्नाटा टूट गया। 8 चालें हो चुकी थी, अभी 2 और चालें बाकी थीं, लेकिन हारने वाला पहले ही स्पष्ट हो चुका था और वह लिन फैंग नहीं बल्कि गंजा नेता था। 10 चालों में कौन किसको मार डालेगा? गंजे नेता अपने घावों को भरने के लिए शुद्ध ची ऊर्जा का उपयोग कर रहे थे, लेकिन उस समय वे पूरी तरह से हताश और निराश थे। उनकी छाती पर बना क्रॉस चमक रहा था और उनकी चोट केवल बाहरी नहीं थी। शक्तिशाली तलवार ची ऊर्जा घाव के माध्यम से उनके शरीर में प्रवेश कर गई थी और उनके आंतरिक अंगों को भी नुकसान पहुंचाया था। कितना भयानक हमला, कितना अद्भुत नौजवान! लोगों के दिल धड़क रहे थे। लिन फैंग बेहद ताकतवर था, कुछ भी वैसा नहीं हो रहा था जैसा उन्होंने अनुमान लगाया था। लिन फैंग एक बार फिर चमत्कार कर रहा था। सिर्फ एक ही वार में उसने लिंग ची स्तर की शक्ति से जुवान स्तर के साधक को हरा दिया। उस तलवार ने लिन फैंग के प्रति लोगों की सोच को पूरी तरह बदल दिया था। लिन फैंग ने जुवान क्यू स्तर के एक साधक को हराया था और उस क्षण से लोग वास्तव में उसकी प्रशंसा करने लगे थे। लान जियाओ की आंखों में लगातार चमकती रोशनी थी, वह लिन फैंग को घूर रही थी, कितना साहसी युवक है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसके 1000 दुष्ट ब्रह्म उस पर कारगर नहीं हुए। लिन फैंग कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह एक असाधारण प्रतिभा का धनी था। इसके अलावा उस क्षण बिंग हे तेंग के दिल में हत्या का इरादा भड़क रहा था, क्योंकि उसने सोचा, ये कितना भयानक है। लिन फैंग सचमुच एक राक्षस था। वह हिम और हिम पर्वत गांव के सभी शिष्यों से कहीं अधिक भयानक था। अगर यूनहाई संप्रदाय का सफाया न हुआ होता तो लिन फैंग जैसा शिष्य गुरु की सहायता से और भी अधिक राक्षसी स्तर तक पहुंच जाता। उस आदमी को मरना ही था। कचरे का टुकड़ा! मोकांग लैंग की क्रूर आवाज चिल्लाई और वह हमला करने के लिए आगे बढ़ा। उसी समय श्री हुओ भी उसके पीछे पीछे तेजी से बढ़े। उन्होंने उसे लिन फैंग पर हमला करने का मौका नहीं दिया। हालांकि मोकांग लैंग जिस व्यक्ति की ओर दौड़ रही थी वह लिन फैंग बिल्कुल नहीं था, बल्कि वह गंजा नेता था। नहीं, गंजे नेता ने चीख मारी, मानो उसे अभी अभी पता चला हो कि क्या होने वाला है। उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसी क्षण लताएं उसके शरीर के चारों ओर लिपट गईं और उसे जकड़ लिया। पलक झपकते ही वह लता एक खून चूसने वाले राक्षस में बदल गई, जो गंजे नेता का खून और मांस सोखने लगी। गंजे नेता का खून और मांस लताओं के जाल में बहता हुआ सीधे मोकांग लैंग के शरीर में प्रवेश कर गया। भीड़ अचंभित थी और उनके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। क्या गजब का हुनर था! मोकांग लैंग की लताएं आश्चर्यजनक रूप से गंजे नेता के मांस, रक्त और शुद्ध ऊर्जा को सोख रही थीं। गंजे नेता का चेहरा दर्द से विकृत हो गया था और वह भयभीत दिख रहे थे। उनका शरीर बुरी तरह कांप रहा था, लेकिन स्पष्ट था कि वे शक्तिहीन थे। हालांकि मोकांग लैंग एक लालची राक्षस की तरह दिख रही थी, जो मानव मांस का स्वाद लेने का आनंद ले रही थी। कॉन्डोर कैसल संगठन का हर सदस्य मोकांग लैंग से बेहद डरा हुआ था। वे सब बुरी तरह कांप रहे थे। वह सचमुच एक दानव था। उनका महान नेता एक दानव था। अपने सबसे भयानक सपनों में भी उन्होंने उससे मिलने से पहले कभी कल्पना नहीं की थी कि ऐसी दुष्ट शक्ति भी मौजूद हो सकती है। क्षण भर में गंजे नेता का शरीर हड्डियों और चमड़ी के ढेर में बदल गया। जमीन पर केवल उसकी हड्डियां और चमड़ी ही बची थी। मोकांग लैंग ने अपनी लताओं को वापस अपने शरीर में समेट लिया और उसी क्षण परमानंद से सराबोर होकर गहरी सांस ली। जानवर! लिन फैंग के चेहरे पर एकदम ठंडा भाव था। यूनहाई संप्रदाय के विनाश में मदद करने वाली मोकांग लैंग ने आश्चर्यजनक रूप से ऐसी राक्षसी शक्तियां सीख ली थीं। उस दुष्ट कौशल ने साधक को रक्त, मांस और शुद्ध ऊर्जा को निगलने की शक्ति प्रदान की। एक बार जब ये सभी चीजें साधक के शरीर से निकाल ली गईं, तो वह चमड़ी और हड्डियों के ढेर में बदल गया। इसके अलावा मोकांग लैंग ने बिना किसी झिझक के सब कुछ निगल लिया। ये कितना बुरा था! हालांकि साधक आमतौर पर मजबूत बनने के लिए लगभग सब कुछ करने को तैयार रहते थे, फिर भी वे अपने लिए कुछ सीमाएं तय करते थे। अन्यथा मनुष्य और पशु में क्या अंतर रह जाएगा? कई लोग इस तरह की बुरी विद्या के बारे में सोचकर ही घबरा जाते थे। बेशक ऐसे भी कई लोग थे जो इस बुरी विद्या को देखकर अचंभित रह जाते थे। अगर उन्हें कभी इसे प्राप्त करने का अवसर मिलता तो वे इसे सीखने और अभ्यास करने के लिए बहुत उत्सुक होते। ये साधना का संसार था, यहाँ केवल शक्ति ही मायने रखती थी और उसकी भी एक कीमत होती थी। मोकांग लैंग ने लिन फैंग की ओर दुष्ट निगाहों से देखते हुए हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं बुरे आदमी को निगल जाऊंगी और फिर तुम्हारी बारी आएगी। अपनी बात समाप्त करने के बाद उन्होंने श्री हुओ की ओर देखा। श्री हुओ सतर्क रहे। मोकांग लैंग की दुष्टतापूर्ण क्षमता बेहद विकृत थी। श्री हुओ को बहुत सावधान रहना पड़ा। लिन फैंग, यहाँ से थोड़ा दूर हट जाओ, श्री हुओ ने कहा। तभी अचानक उनका शरीर आग के छोटे छोटे गोलों से घिर गया। वे तीव्र ताप से जल रहे थे और उनके शरीर के चारों ओर घूम रहे थे। उस क्षण वे दुबले पतले और सुस्त नहीं लग रहे थे, बल्कि अग्नि के देवता की तरह दिख रहे थे। इन चमकीले और तेजस्वी अग्नि गोलों में शुद्ध ची ऊर्जा के अंश समाहित थे। ठीक है, लिन फैंग ने सिर हिलाते हुए कहा। वह पीछे हट गया। लिन फैंग पहले या दूसरे स्तर के जुबान ची के साधकों को तो हरा सकता था, लेकिन तीसरे स्तर के साधक उसके लिए बहुत कठिन थे। वह इतना शक्तिशाली नहीं था, इसलिए उसे खुशी थी कि श्री हुओ उसके लिए लड़ने के लिए वहां मौजूद थे। तीसरी जुबान ची परत, ये तो बड़ा स्वादिष्ट भोजन होगा, मोकांग लैंग ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा। उसके शरीर से 2 लताएं निकलीं और श्री हुओ की ओर बढ़कर उन्हें जकड़ने लगीं। तभी श्री हुओ के हाथों में 2 अग्निगोले प्रकट हुए। उन्होंने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और ये दोनों अग्निगोले 2 अजगरों में बदल गए, जिन्होंने तुरंत वातावरण पर हमला करते हुए सीधे इन लताओं की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। हैरानी की बात यह थी कि अग्नि अजगरों के संपर्क में आते ही लताएं जलने लगीं। दूसरी ओर बिंग हे तेंग भी हमला कर रहा था। हवा में बर्फ के टुकड़े उड़ रहे थे और धीरे धीरे जमीन पर बर्फ और पाला जम रहा था।
यह उसकी बर्फ और हिम की दुनिया की क्षमता ही थी जिसने वास्तव में वातावरण को बर्फ और हिम की दुनिया में बदल दिया था। हालांकि उस भयानक ठंड का मेंग किंग पर जरा भी असर नहीं हुआ, उसे ठंड नहीं लगी। दरअसल उस हमले का उल्टा असर हुआ और मेंग किंग को सुखद और ताजगी का एहसास हुआ। वह पवित्र और निर्मल लड़की किसी दिव्य प्राणी जैसी लग रही थी। मेंग किंग बर्फ की विशेषज्ञ थी। बर्फ और हिम ऊर्जा उसे कैसे प्रभावित कर सकती थी, इससे तो वह और भी मजबूत हो जाती थी। जमी हुई धरती, बिंगे तेंग ने धीमी आवाज में कहा। तुरंत ही जमीन पर सफेद बर्फ और पाले की एक परत जम गई। ये परत मोटी होती जा रही थी। पूरा वातावरण एक जमी हुई दुनिया में बदल गया था। कितना ठंडा, भीड़ कांप रही थी। बर्फ और हिम पर्वत गांव के लोग बर्फ और हिम से संबंधित कौशल का उपयोग करने में माहिर थे। जाहिर है ये सिर्फ एक अफवाह नहीं थी कि फ्रोजन वर्ल्ड का कौशल बेहद शक्तिशाली था। मेंग किंग की आकृति पलक झपकते ही गायब हो गई। उसने बड़ी खूबसूरती से हवा में छलांग लगाए। तुरंत बाद वातावरण में एक धमाके की आवाज गूंजी। जिस बर्फ पर वह खड़ी थी वह फट गई। उसी क्षण जमीन से कई बर्फ के टुकड़े ऊपर उठ गए। सभी लोग अपनी आंखें सिकोड़ रहे थे। बिंगे तेंग ने जमीन से बर्फ की डंडियां फूटवा दी। उसने मेंग किंग के पैरों के नीचे की जमीन से बर्फ का इस्तेमाल करके अचानक हमला किया। कितना चालाक तरीका था। स्वर्गीय बर्फ, बिंगे तेंग ने अपने दोनों हाथ हिलाते हुए कहा। बर्फ और हिमपात से आकाश ढक गया था। ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ बर्फ और हिमपात में बदल गया हो। अनंत हिमपात, मेंग किंग ने कहा। तुरंत ही हवा में बर्फ की एक परत प्रकट हो गई। पलक झपकते ही उसका और बिंगे तेंग दोनों का शरीर हिमपात से ढक गया। वातावरण में एक अंतहीन ठंडक छा गई जिससे हर कोई कांप उठा। लिन फैंग उन दो लड़ाइयों को देख रहा था जिनमें जुबान क्यू स्तर के 4 साधक एक दूसरे से लड़ रहे थे। शीहुओ और मोकांगलैन दोनों ही जुबानची की तीसरी परत को पार कर चुके थे। इसके अलावा दोनों को काफी अनुभव था। अपनी अपनी उम्र को देखते हुए वे साधना जगत में वरिष्ठ माने जाते थे। शीहुओ के 2 अग्निगोले उनकी हृदय गति के साथ हवा में लहरा रहे थे। मोकांगलैन की लताएं शीहुओ के अग्निगोलों तक नहीं पहुंच पा रही थीं। मोकांगलैन के लिए शीहुओ को हराना बहुत मुश्किल होगा। इसके अलावा भले ही मेंग किंग के पास अपने प्रतिद्वंदी जितना अनुभव नहीं था, लिन फैंग को उसकी कोई चिंता नहीं थी। उसका शरीर शक्तिशाली बर्फीली ऊर्जा से भरा हुआ था। भला वह बर्फ और पाले से कैसे डर सकती थी। इसके अलावा वह बेहद ताकतवर थी। लिन फैंग को उसकी ताकत का ठीक ठीक अंदाजा नहीं था, क्योंकि हर बार जब वह उसे लड़ते देखता था तो ऐसा लगता था कि वह पिछली बार से भी ज्यादा ताकतवर हो गई है। ऐसा लग रहा था कि कॉन्डोर कैसल ऑर्गेनाइजेशन और आइस एंड स्नो माउंटेन विलेज के सभी लोग उस दिन लड़ाई में बहुत व्यस्त होंगे। भीड़ को यह भी आभास हो रहा था कि चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। भूभाग की बनावट में लगातार बड़े बदलाव हो रहे हैं। इसके अलावा हर बार जब उन्हें लगता था कि लिन फैंग मारा जाएगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। सबसे डरावनी बात यह थी कि कॉन्डोर कैसल संगठन के लोग भी लिन फैंग के खिलाफ मिलकर काम कर रहे थे, लेकिन लिन फैंग हमेशा की तरह सबको चौंकाने में कामयाब रहा। लिन फैंग ने पीछे मुड़कर बिंगे तेंग के साथ आए लोगों को देखा। उसके चेहरे पर एक ठंडी और दुष्ट मुस्कान दिखाई दी। इन लोगों में से कोई भी जुबान क्यू इस स्तर पर नहीं था। जब इन लोगों ने देखा कि लिन फैंग उन्हें देख रहा है तो उनके चेहरे के भाव एकदम सख्त हो गए। तुरंत बाद एक ठंडी ऊर्जा ने उनके शरीर को घेर लिया। लिन फैंग उन्हें मारना चाहता है। सफेद घोड़ों पर सवार इन लोगों के दिल जोर से धड़कने लगे। लिन फैंग ने जुबानची स्तर के एक साधक को हरा दिया था। उनसे लड़ना उनके लिए बहुत खतरनाक था। लिन फैंग ने हरकत शुरू की और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। डर से उन सभी लोगों के शरीर अकड़ गए। तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? बर्फ और हिम पर्वत गांव के एक सदस्य ने लिन फैंग से पूछा। तुरंत ही उसके चेहरे पर भय के भाव आ गए। मैं क्या कर रहा हूँ? उसके चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव आ गया। ये सभी लोग उसे मारने के एकमात्र उद्देश्य से इतनी लंबी दूरी तय करके आए थे और अब वे उससे पूछ रहे थे कि वह क्या करने की योजना बना रहा है। ये लोग उसे मारना चाहते थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से लिन फैंग ने बदले में उन्हें मारने की योजना बनाई थी। अब किसी ने भी कोई निरर्थक बात नहीं की। लिन फैंग के शरीर के पीछे एक विशाल और गर्जना करती हुई बैंगनी झील दिखाई दी जो हवा में तैर रही थी। यह अच्छा नहीं लग रहा। जब बर्फ और हिम पर्वत गांव के लोगों ने बैंगनी आत्मा को प्रकट होते देखा तो उनके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। लिन फैंग की आत्मा में जुबानची स्तर के साधक को जकड़ने की शक्ति थी, इसलिए ये स्पष्ट रूप से उनके खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थी। उन्होंने अपने घोड़ों को मोड़ा और वहां से जाना चाहा। उनका पलटवार करने का कोई इरादा नहीं था। लिन फैंग ने ठंडी मुस्कान बिखेरी और अपनी आत्मा को हवा में उछाल दिया। अनगिनत छोटे बैंगनी सांप निकले और बिजली की गति से हमला कर दिया। पलक झपकते ही उन छोटे सांपों ने उनके शरीर को जकड़ लिया और तुरंत ही बैंगनी झील ने उन्हें निगल लिया। वे सभी विशाल बैंगनी झील में डूबते चले गए। भयानक चीखें चारों ओर गूंज उठीं। बर्फ और हिम पर्वत गांव के ये निवासी झील में डूब रहे थे और उनके शरीर ऐसे पिघल रहे थे मानो झील तेजाब हो। उनकी त्वचा और मांस पिघल रहा था और वे दर्द से कराहते हुए हताशा और निराशा से चिल्ला रहे थे। क्या वे मरना चाहते थे? वे बर्फ और हिम पर्वत गांव के महान बुजुर्ग बिंगे तेंग के साथ आए थे। कितना शानदार! हालांकि उन्होंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि लिंची स्तर का एक साधक सेलेस्टियल रिवर में उनका सबसे बुरा सपना बन जाएगा। क्या तुम हिम्मत करोगे? उस क्षण बिंगे तेंग की आवाज एकदम ठंडी थी, जैसे वह सब कुछ अपनी आंखों के सामने देख रहा हो। वह अपने साथ सभी उत्कृष्ट शिष्यों को लाया था, उन्हें अनुभव प्राप्त करने के लिए लाया था और लिन फैंग उन सभी को मारने वाला था। बिंगे तेंग ने मेंग किंग को पीछे छोड़ दिया और भारी मात्रा में बर्फीली ऊर्जा छोड़ते हुए पूरी गति से लिन फैंग की ओर दौड़ पड़ा। हालांकि मेंग किंग ने उसे लिन फैंग को छूने नहीं दिया। उसके दोनों हाथ कांप रहे थे। घबराहट से उसकी आत्मा कांप रही थी। मेंग किंग के शरीर से बर्फीली ऊर्जा का विशाल भंडार निकल रहा था। भीड़ भी उसके घबराहट भरे चेहरे को देख सकती थी। जमा हुआ दिल, मेंग किंग ने कहा। उसकी बर्फीली ऊर्जा ने वातावरण पर प्रहार किया। बिंगे तेंग बुरी तरह कांपने लगा। वह अचानक मुड़ा, लेकिन उसी क्षण दर्द से कराह उठा। उसके काले बाल बर्फ से जम गए थे। तुम मुझे मारना चाहते हो, लेकिन तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें नाराज करने की हिम्मत नहीं करूंगा। भला ये कैसे मुमकिन है? लिन फैंग ने ठंडे स्वर में कहा और उसकी बैंगनी आत्मा वापस उसके शरीर में समा गई। हालांकि बर्फ और हिम पर्वत गांव के सभी सदस्य नजरों से ओझल हो चुके थे और उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। बिंगे तेंग का चेहरा एकदम पीला पड़ गया।
उसके चेहरे पर जानलेवा इरादा साफ झलक रहा था। हालांकि उस समय वह मेन किंग से लड़ रहा था। तुरंत बाद उसका जानलेवा इरादा और भी तीव्र हो गया। मेन किंग पहले की तरह ही उसे लिन फैंग के पास जाने से रोक रही थी। उसकी आंखों में शांति और निर्मलता झलक रही थी। उसका हृदय मानो बर्फ का बना हुआ था। लिन फैंग को नाराज करने के कारण आइस एंड स्नो विलेज माउंटेन के सदस्यों का नरसंहार कर दिया गया है। भीड़ ने सोचा, शुरू में तो वे सिर्फ लिन फैंग को मारने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन अंत में वे खुद ही मारे गए। उसके बाद बिंगहे तेंग ने लिन फैंग को मारने की कोशिश की, लेकिन उसी क्षण मेन किंग ने उसे घायल कर दिया। इसके अलावा उसके सभी सबसे उत्कृष्ट शिष्य मारे जा चुके थे। लिन फैंग को नाराज करने के लिए केवल आइस एंड स्नो माउंटेन विलेज को ही दंडित नहीं किया गया था, कॉन्डोर कैसल ऑर्गेनाइजेशन को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। कॉन्डोर कैसल संगठन के दोनों उपनेता जुबान क्यूई क्षेत्र में मौजूद थे। पहला व्यक्ति रेस्तरां में दाखिल हुआ और मारा गया। उसने ये भी नहीं देखा कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। फिर गंजे नेता को लिन फैंग ने हरा दिया और दुखद परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हो गई, जिससे वह मोकांगलैन के राक्षसी शरीर के लिए साधना का स्रोत बन गया। उस क्षण कॉन्डोर कैसल संगठन के सदस्य भयभीत हो गए। शायद कल उनका समूह सेलेस्टियल रिवर में केवल एक स्मृति बनकर रह जाएगा। ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि उन्होंने लिंग क्यूई क्षेत्र के एक युवक लिन फैंग को मारने की कोशिश की थी। जिसने भी उसे नाराज किया उसकी मौत हो गई। वह एक अद्भुत प्रतिभावान व्यक्ति था। उसने हाओ युए संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ शिष्य लेंग युए की एक भुजा लगभग काट ही डाली थी, क्योंकि लेंग युए ने उसके सामने तलवार चलाई थी। उसने तलवारबाज के अपने कौशल पर लेंग युए के आत्मविश्वास को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया था। लिन फैंग किसी दुष्ट देवता के समान था। युद्ध गतिरोध में जारी रहा। मोकांगलैन और श्री हुआओ के बीच का मुकाबला कठिन और भयंकर था। एक दुष्ट ऊर्जा और एक अग्नि ऊर्जा एक दूसरे पर आक्रमण कर रही थी, लेकिन लड़ाई बेहद बराबरी की लग रही थी। ये कहना मुश्किल था कि कौन जीतेगा। मोकांगलैन की कुशलताएं बेहद प्रभावी थीं। श्री हुओ की कुशलताएं सटीक थीं। बिंगहे तेंग का साधना स्तर मेन किंग से कहीं अधिक था, लेकिन उसकी युद्ध शक्ति सभी अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी। इसके अलावा कुछ क्षण पहले ही उसने मेन किंग की ओर पीट कर ली थी, जिसके कारण मेन किंग के हमले से वह घायल हो गया। बिंगहे तेंग मेन किंग के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सका। कॉन्डोर कैसल संगठन के सदस्यों की बात करें तो वे लिन फैंग के पास नहीं जाना चाहते थे। वे उसका ध्यान आकर्षित करने की हिम्मत नहीं करते थे। उसकी बैंगनी आत्मा बेहद भयानक थी। वह लोगों को निगल सकती थी और फिर उन्हें पिघलाकर राख कर सकती थी। ये कितना भयावह था। लगता है लिन फैंग आज नहीं मरेगा। भीड़ ने सोचा। वह इतना ताकतवर था कि बिंगहे तेंग और मोकांगलैन, जो दोनों मिलकर लड़ रहे थे, उसे मार नहीं पाए। क्या यह उसकी किस्मत का खेल था या फिर इसलिए कि वे उसे मारने के लिए काफी ताकतवर नहीं थे। श्री हुओ और मेन किंग दो सबसे शक्तिशाली विरोधियों का सामना कर सकते थे। वहीं प्रतिभाशाली और बलवान लिन फैंग निचले स्तर के जुबान क्यूई साधकों से लड़ने से नहीं डरते थे, इसलिए प्रभावशाली समूहों से संबंधित सभी विरोधी उन्हें छू भी नहीं सकते थे। जब भीड़ स्थिति का विश्लेषण कर रही थी, तभी दूर क्षितिज पर एक सफेद पालकी दिखाई दी। उस सफेद पालकी पर एक महिला बैठी थी, जिसके चेहरे पर महीन जालीदार कपड़ा लिपटा हुआ था। 4 लोग उस पालकी को उठा रहे थे। उसी समय उस पालकी के पीछे कई लोग पूरी रफ्तार से दौड़ रहे थे। उनके पैरों की उंगलियां ही जमीन को छू रही थीं। वे इतने सुंदर दिख रहे थे कि जरा भी जल्दी में नहीं लग रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वे जमीन से ऊपर तैर रहे हों, जिससे भीड़ को एक अवास्तविक सा एहसास हो रहा था, मानो यह कोई सपना हो। पलक झपकते ही परछाइयों का वह समूह युद्धस्थल पर पहुंच गया। हालांकि वे युद्ध में शामिल नहीं हुए। भीड़ स्तब्ध रह गई। ये लोग कौन थे और इस बार वे क्या चाहते थे? हालांकि भीड़ में मौजूद लैन जियाओ चौंक गई। उसकी परछाई पलक झपकते ही पालकी के सामने आ गिरी। फिर उसने उस महिला से कहा, आंटी यून, आप यहाँ क्यों आए हैं? आंटी यून ने अपनी महीन पट्टी हटाई और एक सुंदर परिपक्व महिला का चेहरा सामने आया। वह शालीन और कुलीन, साथ ही साथ शांत और उदासीन भी लग रही थी। वह अन्य लोगों से इतनी श्रेष्ठ थी कि कुछ लोग उनकी ओर देखने की हिम्मत भी नहीं करते थे। मैं कुछ समस्याएं सुझाने आई हूँ, आंटी यून ने मुस्कुराते हुए कहा। तुरंत बाद उन्होंने लिन फैंग की ओर देखा, जो उनकी ओर देखकर आश्चर्यचकित लग रहा था। वह महिला देखने में जवान नहीं लग रही थी, लेकिन उसकी त्वचा बेहद खूबसूरत थी। इसके अलावा वह बेहद शालीन दिख रही थी और उसकी ताकत असाधारण लग रही थी। लिन फैंग, है ना? उस परिपक्व महिला ने लिन फैंग से कहा। जी हाँ, लिन फैंग ने सिर हिलाते हुए कहा और पूछा, क्या कोई समस्या है? एक समस्या है, उस परिपक्व महिला ने सिर हिलाते हुए कहा और आगे बोली। लिन फैंग, पिछली बार ड्रीम पवेलियन में आपको एक प्राचीन कड़ाही मिली थी। वह आपके किसी काम की नहीं है और हम उसे वापस लेना चाहते हैं। हम आपको आपके पवित्रता पत्थर वापस दे देंगे, कैसा रहेगा? प्राचीन ड्रैगन कड़ाही। लिन फैंग स्तब्ध रह गया। ये लोग प्राचीन ड्रैगन कड़ाही के कारण आए थे। लिन फैंग को एक बुरा एहसास हुआ। वह महिला ड्रीम पवेलियन के नाम से बोल रही थी। जाहिर है वह प्रबंधन टीम की सदस्य थी। सभी उम्मीदों के विपरीत वह ड्रैगन कड़ाही के कारण आई थी। शायद उसे पता चल गया था कि यह किस प्रकार की वस्तु है। नीलामी के दायरे में ऐसा कोई नियम नहीं है कि किसी भी परिस्थिति में सामान वापस करना ही पड़े। लिन फैंग ने अपने वार्ताकार की ओर देखते हुए उदासीन स्वर में कहा। वह स्पष्ट रूप से कड़ाही सौंपने को तैयार नहीं था। भीड़ भी अचंभित थी। लिन फैंग सही था। आखिर नीलामी करने वालों को कब से यह अधिकार मिल गया कि वे लोगों से जीती हुई वस्तुएं लौटाने को कहें? यह असंभव था। लिन फैंग ने सबसे ऊंची बोली लगाकर वह कड़ाही जीत ली थी, जो अब उसकी थी। कहानी संदिग्ध थी। नुकसान की भरपाई के लिए मैं आपको इसके बदले दुगने शुद्धता पत्थर दे सकती हूँ, आंटी यून ने धैर्य और शांत स्वर में कहा। दोगुनी कीमत? क्या प्राचीन ड्रैगन कड़ाही की कीमत केवल 4000 मध्यम गुणवत्ता वाले शुद्धता पत्थरों के बराबर थी? ये 10 प्राचीन कड़ाही में से एक थी। यह अनमोल थी। यह एक असली खजाना थी। कोई ज़रूरत नहीं, मुझे पवित्रता के पत्थरों की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो कड़ाही बहुत पसंद है, लिन फैंग ने बेपरवाही से कहा। कड़ाही उसकी थी, उसे सफाई देने की ज़रूरत नहीं थी। लिन फैंग, तुमने वह कड़ाही 2000 में खरीदी थी। अब मैं तुम्हें 10,000 दूंगी और तुम मुझे वापस कर देना, आंटी यून ने आगे कहा। मैंने कहा कि मुझे अपना कड़ाहा पसंद है और आप चाहे कितने भी पवित्रता के पत्थर पेश करें, मैं इसे नहीं बदलूंगा, लिन फैंग ने सख्त और दृढ़ स्वर में कहा, जिससे महिला के चेहरे पर एक अजीब भाव आ गया। आंटी यून, क्या हुआ?
लैन जियाओ ने कहा, जिसे महसूस हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा लग रहा था कि आंटी यून और लिन फैंग के बीच कुछ बुरा होने वाला है। जियाओ जियाओ, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, आंटी यून ने बेपरवाही से कहा। तुरंत बाद उन्होंने लिन फैंग की ओर फिर से देखा और कहा, वह कड़ाही तुम्हारे किसी काम की नहीं है, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि तुम उसे ड्रीम पवेलियन को सौंप दोगे, हम तुम्हारे बहुत आभारी होंगे। लिन फैंग ने पहले की तरह ही अपना सिर हिलाया। अंततः महिला का धैर्य भी टूट गया। उसके शरीर के चारों ओर एक ठंडी ऊर्जा प्रकट हुई, जिससे लैन जियाओ कांप उठी। कितनी बड़ी त्रासदी है, तुम्हें अच्छे और बुरे में फर्क करना नहीं आता, आंटी यून ने धीमी आवाज में कहा। वह देख सकती थी कि लान जियाओ के चेहरे पर आने वाली घटना के कारण उदासी छाई हुई थी, लेकिन लिन फैंग दूसरों की दयालुता को नहीं पहचानती थी। अगर मुझे वह चीज़ हर हाल में चाहिए तो क्या होगा, आंटी यून ने पूछा। लिन फैंग हैरान रह गया। फिर उसने ठंडे लहजे में कहा, ड्रीम पवेलियन उन चीज़ों को बेचता है जिन्हें दूसरे लोग नीलामी के लिए रखते हैं। आप ड्रीम पवेलियन तो बस बेचने का काम संभालते हैं। मैंने एक चीज़ हासिल की और आपने पवित्रता के पत्थर मालिक को दे दिए, लेकिन अब आप मेरे पास आकर ड्रीम पवेलियन की तरफ से कड़ाही मांग रहे हैं, इसका क्या मतलब है। जब उस महिला ने लिन फैंग की बात सुनी तो वह विचलित रही। उसने ठंडे स्वर में कहा, मैं बस इतना कह रही हूँ कि तुम्हें प्राचीन कड़ाही सौंपनी होगी, वरना तुम्हें पछतावा होगा, इसके परिणाम भयानक होंगे। जब भीड़ ने उस महिला की बात सुनी तो वे चकित रह गए। लिन फैंग के लिए एक के बाद एक मुसीबतें आ रही थीं, उसे पुरानी समस्याओं को सुझाने का समय भी नहीं मिल रहा था और नई समस्याएं पहले ही उत्पन्न हो रही थीं। ड्रीम पवेलियन भी आश्चर्यजनक रूप से लिन फैंग के खिलाफ लड़ना चाहता था, लेकिन इन लोगों की ताकत कॉन्डोर कैसल संगठन की तुलना में कहीं अधिक भयावह थी। ड्रीम पवेलियन के लोग इतने बेशर्म कब से हो गए, श्री हुओ ने मजाक में कहा। उनके हाथ से अभी भी आग के गोले निकल रहे थे और उनके चारों ओर घूम रहे थे। उन्होंने मोकांगलैन को पीछे छोड़ दिया और लिन फैंग की ओर वापस चले गए। वे आंटी यून को घूर रहे थे। मुझे नहीं पता था कि ड्रीम पवेलियन इतना लालची है। अगर दूसरे लोग नीलामी में मिली चीज़ें चुराने की कोशिश करते तो मुझे हैरानी नहीं होती, लेकिन आप ड्रीम पवेलियन, मैं आपसे यह उम्मीद नहीं करता कि आप नीलामी में चीज़ें पाने वालों की रक्षा करेंगे। ये तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन खुद उन चीज़ों को चुराना, क्या आपको अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं है। श्री हुआ की बात सुनकर कई लोगों ने दबे स्वर में सहमति जताई। वास्तव में इन लोगों का व्यवहार कुछ ज़्यादा ही अतिरंजित था। वह खजाना उनकी नीलामी में प्राप्त हुआ था, उन्हें अपने ग्राहकों से चोरी करने की कोशिश करने के बजाय अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करनी चाहिए। हा, मोकांगलैन हंस पड़ा। उसने आंटी यून की तरफ देखा, शैतानी मुस्कान के साथ बोला, मरने के बाद ये लोग बेशर्म है या नहीं, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बकवास करना बंद करो। क्या तुमने उसकी बात सुनी, आंटी यून ने लिन फैंग से ठंडे लहजे में कहा। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती, अगर तुम मेरी बात मानकर कड़ाही मुझे सौंप दोगे तो मैं दखल नहीं दूंगी, लेकिन अगर नहीं तो। आंटी यून, लैन जियाओ चिल्लाई, जिसका चेहरा पीला पड़ गया था। आंटी यून पहले तो लिन फैंग से दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन उस समय वह हैरानी से लिन फैंग को अपना दुश्मन बना रही थी और उसे जान से मारने की धमकी दे रही थी। जियाओ, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि इन सब बातों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, आंटी यून ने ठंडे स्वर में कहा। लैन जियाओ ने अपने होंठ दबाए और चुप रही। कॉन्डोर कैसल संगठन और बर्फ और हिमपर्वत गांव लिन फैंग को छू भी नहीं पाए थे। क्या ऐसा हो सकता है कि आखिरी समूह होकर दिखाए जो बाकी लोग नहीं कर पाए। लान जियाओ के लिए स्थिति स्पष्ट थी, अगर आंटी यून लिन फैंग के खिलाफ लड़ती हैं तो यह एक तरफा लड़ाई उनके पक्ष में होगी और लिन फैंग के पास संयुक्त सेना से बचने का कोई मौका नहीं होगा। उसी क्षण मेन किंग और बिंग हे तेंग ने लड़ना बंद कर दिया और मेन किंग वापस लिन फैंग के पास चली गई। लिन फैंग के चेहरे पर एकदम भावहीनता छाई हुई थी। सेलेस्टियल रिवर में लिन फैंग को लगातार धमकियों का सामना करना पड़ रहा था। ये सभी लोग प्रभावशाली और शक्तिशाली थे, इसीलिए वे लिन फैंग को जितना चाहें उतना धमका सकते थे, क्योंकि उसकी ताकत अभी भी इन शक्तिशाली समूहों को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं थी। अगर लिन फैंग वाकई बेहद शक्तिशाली होता तो भला कौन उससे इस तरह बात करने की हिम्मत करता। वे तो नीलामी में हासिल किए गए उसके खजाने को भी चुराना चाहते थे। बहुत बढ़िया, लिन फैंग ने आंटी यून की ओर देखते हुए कहा। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई और उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम बहुत ताकतवर हो, इसीलिए तुम्हें लगता है कि तुम जब चाहो मुझे धमका सकती हो। अगर मैंने तुम्हें तुम्हारी मनचाही चीज़ नहीं दी तो तुम मुझे मार डालोगी। तुम्हें पूरा यकीन है कि प्राचीन कड़ाही तुम्हारी ही है ना। आंटी यून ने भौहें चढ़ाकर देखा कि लिन फैंग की मुस्कान और भी ज्यादा शैतानी होती जा रही है, और फिर उसने कहा, सबने उसकी बातें साफ साफ सुन ली हैं, अब आप सब जान गए होंगे कि ड्रीम पवेलियन के लोग कितने बेशर्म हैं। हैरानी की बात है कि वे उस प्राचीन कड़ाही को चुराना चाहते हैं जो मैंने उनके प्रतिष्ठान से प्राप्त किया था। आंटी यून अवाक रह गई और फिर ठंडे स्वर में बोली, चुप रहो, तुम मुझे जान से मारने की धमकी देते हो और अब चाहते हो कि मैं इस बारे में चुप रहूं। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे मरने के बाद वह कड़ाहा अपने आप तुम्हारा हो जाएगा? तुम भोले, मूर्ख और बिल्कुल बेवकूफ हो, लिन फैंग ने बेपरवाही से मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाते हुए कहा, मुझे एक प्राचीन कड़ाही मिली है जो आश्चर्यजनक रूप से कहानियों में वर्णित 10 पौराणिक कड़ाही में से एक है। ये प्राचीन कड़ाही वास्तव में स्वर्गीय ड्रैगन की कड़ाही है।